मैंने फिजिक्स के होमवर्क को हाथ तक नहीं लगाया था। अपनी बीवी के साथ रोमांटिक वक्त बिताने के ठीक बाद मुझे एक ऐसी खबर मिली जिसने मेरे होश उड़ा दिए। हमारे फिजिक्स के प्रोफेसर ने इस्तीफा दे दिया था। इसका मतलब था कि अब मुझे कोई होमवर्क सबमिट नहीं करना पड़ेगा। मैं खुशी के मारे हवा में उड़ रहा था, लेकिन मेरी बीवी, जिससे मैंने जल्दबाजी में शादी की थी, पीछे छुपकर दबे पैर हंस रही थी। उसने बड़े प्यार से पूछा, तुम अपने फिजिक्स प्रोफेसर से इतनी नफरत करते हो क्या? मैंने जवाब दिया, नहीं, वो तो काफी भले इंसान हैं। बस बात यह है कि मुझे फिजिक्स रत्ती भर भी समझ नहीं आती। वैसे तुम्हें पता है प्रोफेसर चिया ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया? फुआन ऐसे नाटक कर रही थी जैसे उसे कोई दिलचस्पी न हो। मैंने बात आगे बढ़ाई। आज क्लास में उस बूढ़े ने बताया कि उनकी बेटी लड़कों के पीछे पागल है। वो अपने काम पर ध्यान नहीं देती और बिजनेस संभालने वाला कोई नहीं है, इसलिए उन्हें खुद वापस काम पर लौटना पड़ रहा है। ये सुनते ही फुआन के माथे पर बल पड़ गए। उसने धीरे से कहा, बाहर मेरे पापा मेरे बारे में बिल्कुल ऐसा ही बोलते हैं। मैं अभी उसकी बात का मतलब समझ भी नहीं पाया था कि वो आगे बोली, तो फिर तुम्हें उनकी उस लड़कों के पीछे पागल और लापरवाह बेटी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैंने राहत की सांस लेते हुए कहा, बिल्कुल, ऐसा लग रहा है जैसे सिर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उस निकम्मी बेटी की वजह से मैं इस नर्क से वक्त से पहले आज़ाद हो गया। तभी फुआन ने मुझे हकीकत का आईना दिखाया। प्रोफेसर चिया, अब तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन तुम्हारा ये सब्जेक्ट तो अभी भी है ना? मैंने उम्मीद जताते हुए कहा, मेरी किस्मत इतनी भी खराब नहीं हो सकती कि मुझे फिर से कोई खड़ूस प्रोफेसर मिले। क्या तुम्हें लगता है कि अब कोई खूबसूरत मैडम आएगी? फुआन से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने तुरंत मुझे चेतावनी देते हुए टोक दिया, अब तुम्हें और क्या चाहिए? याद रखो कि तुम शादीशुदा हो। उसकी डांट सुनते ही मेरी सारी हवा निकल गई। आखिर मैं अपनी बीवी की बाहों के बिना रह भी तो नहीं सकता। और वैसे भी आज रात मुझे उसकी पतली कमर को जो छूना था। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो घर पर कोई नहीं था। टेबल पर फुआन का एक नोट रखा हुआ था, मैं काम पर जा रही हूं, अपना ब्रेकफास्ट अच्छे से कर लेना। मेरी कॉलेज लाइफ के आखिरी साल का पहला लेक्चर सुबह 8 बजे फिजिक्स का ही था। जैसे ही बेल बजी, पूरी क्लास 3 सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गई और फिर अचानक सब चिल्ला उठे, वाह, कितनी खूबसूरत है। भाई, मुझे 3 मिनट दो, मुझे इस लड़की के बारे में सब कुछ जानना है। मैंने अनजाने में ही अपनी नजरें पोडियम पर खड़ी उस महिला की तरफ उठाईं और मेरा दिल जोर से धड़क उठा। फुआन! मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया और सबके सामने चिल्ला पड़ा, मेरी बीवी! अगले ही पल पूरी क्लास की नजरें मुझ पर टिक गईं। मेरे दोस्त लिक्सिंग को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बात संभालने के लिए खड़ा हो गया। सॉरी मैडम, मेरे दोस्त का दिमाग थोड़ा हिला हुआ है। ये जब भी किसी खूबसूरत लड़की को देखता है उसे मेरी बीवी बुलाने लगता है। फुआन एक पल के लिए रुकी और फिर शांत आवाज में बोली, लड़कों को थोड़ा तमीज में रहना चाहिए। मैं अपनी पहचान दे देती हूं, मेरा नाम फुआन है। प्रोफेसर चिया का किसी प्रोफेशनल वजह से अचानक ट्रांसफर हो गया है और वो नंदा छोड़ रहे हैं। अब से फाइनल ईयर के फिजिक्स के क्लासेस मैं ही लूंगी। जहां तक सिलेबस और एग्जाम्स का सवाल है, मेरी प्रोफेसर चिया से बात हो चुकी है। हम उन्हीं के बनाए नियमों के हिसाब से आपके फाइनल मार्क्स तय करेंगे। उसकी बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर हथौड़ा मार दिया हो। 1 सितंबर 2024 को मेरी बीवी मेरी प्रोफेसर बन चुकी थी। वो तो गिंडा में पढ़ाती थी, फिर अचानक यहाँ नंदा में कैसे आ गई? सच में कॉलेज के आखिरी साल में मेरे साथ ये प्रोफेसर स्टूडेंट वाली लव स्टोरी चल रही है जो बेहद अजीब है। फुआन ने क्लास को आगे निर्देश दिए, प्रोफेसर चिया ने मुझे होमवर्क मेल कर दिया है। क्लास मॉनिटर थोड़ी देर में उसे मेरे केबिन रूम नंबर 803 में जमा कर दे, और जिनके पास अभी होमवर्क नहीं है वो कल सुबह तक हर हाल में मुझे सबमिट कर दें। तभी क्लास से एक स्टूडेंट ने हिम्मत करके पूछा, मैडम, क्या हम होमवर्क थोड़ा लेट जमा कर सकते हैं? अगर 3 दिन का समय मिल जाता तो हम उसे पूरा कर लेते। क्लास में सन्नाटा छा गया। फुआन ने सख्त लहजे में कहा, होमवर्क नियमों का हिस्सा है और मेरे लिए सब बराबर हैं। मैं जानती हूं कि आप में से कुछ लोगों ने सोचा था कि प्रोफेसर चिया के जाने के बाद आप बच जाएंगे। जो भी कल सुबह 10 बजे से पहले मेरे केबिन में होमवर्क जमा नहीं करेगा, उसके इंटरनल असेसमेंट के 50% मार्क्स काट दिए जाएंगे। प्रोफेसर चिया ने गर्मियों की छुट्टियों से पहले आपको यही चेतावनी दी थी। उस वक्त मेरा सच में मन कर रहा था कि पोडियम पर जाऊं और उससे कड़ाई से पूछताछ करूं। मुझे पूरा यकीन था कि वो मेरे बारे में ही बात कर रही थी। आखिर कल ही तो उसने मुझे दूसरों की मुसीबत पर खुश होते देखा था। तभी क्लास का एक लड़का, जो खुद को रोक नहीं पा रहा था, थोड़ा फ्लर्टिंग अंदाज में बोला, मैडम फुआन, क्या हम अपना व्हाट्सएप एक्सचेंज कर सकते हैं? फुआन ने तुरंत जवाब दिया, कोई व्हाट्सएप नहीं। मेरी मैसेंजर आईडी सिर्फ काम के घंटों के दौरान खुली रहती है। आज हमारी पहली मुलाकात है,
अगर आपके पास कोई और सवाल हो तो बेझिझक पूछिए। उसी लड़के ने फिर पूछा, मैडम फुआन, क्या आप सिंगल हैं? फुआन की नज़रें चुपके से मेरी तरफ घूमी और वो बोली, नहीं, मैं सिंगल नहीं हूं, मैं शादीशुदा हूं। हमारी शादी को अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। जब आप लोग ग्रेजुएट हो जाएंगे तो मैं आप सबको शादी की मिठाइयाँ खिलाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि इस साल हम साथ में अच्छा वक्त बिताएंगे। उसकी इस बात ने पूरी क्लास में फिर से खलबली मचा दी। हालांकि मैं बाहर से बिल्कुल शांत बैठा था, लेकिन अंदर से मेरा दिल बुरी तरह बेचैन हो चुका था। गुस्से में मेरे हाथ का पेन टूटने ही वाला था। मैंने मन ही मन सोचा, झूठ बोल रही है। तभी मैंने अपना क्लास ग्रुप खोला और देखा कि ग्रुप का नाम पहले ही बदला जा चुका था। मुझे फुआन से शादी करनी है। ग्रुप में मैसेज आ रहे थे। भले ही वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन उनका चेहरा कितना खूबसूरत है। कोई भी इस हुस्न के जादू से बच नहीं सकता। इतनी लाजवाब औरत, इतनी लाजवाब औरत भला मेरे हिस्से कैसे आ सकती है? खैर, एक बार घर चलो, मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। जब मैं घर पहुंचा तो नीचे फुआन कहीं दिखाई नहीं दी। मैं तेज कदमों से दूसरी मंजिल पर गया तो देखा कि मास्टर बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। गेस्ट रूम के बेड पर एक छोटा सा कंफर्टर और तकिया रखा हुआ था। साफ था कि मुझे मास्टर बेडरूम से बाहर निकाल दिया गया था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। हैन, दरवाज़ा खोलो। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। मैंने फिर कहा, हैन, तुम सच में बाहर नहीं आओगी? ऑफिस से लौटते वक्त रास्ते में एक नया ग्रिल रेस्टोरेंट खुला था। मैं वहां से कबाब लाया हूं। क्या तुम चखना चाहोगी? चूंकि मैंने अभी तक डिनर नहीं किया था, इसलिए मैंने अपना सारा ईगो साइड में रखा और दरवाजे की तरफ चिल्लाया, तुम क्या लाई हो? मुझे देखने दो। फुआन ने दरवाज़ा खोला और कहा, इसमें मटन सीख कबाब, बेकन और पोर्क बेली है। ये लड़की सच में मुझे अपनी उंगलियों पर नचाना जानती थी। इसमें वो सब कुछ था जो मुझे पसंद था। दरवाज़ा खुलने के बाद उसके उस खूबसूरत चेहरे को देखकर मेरा मन किया कि मैं उसके गालों को जोर से भींच दूं। मैंने फुआन के हाथों से ग्रिल कबाब ले लिए। फुआन ने प्यार से पूछा, मेरे पतिदेव, क्या आप अभी भी नाराज हैं? प्लीज़ अब गुस्सा थूक भी दो, ठीक है? मैंने चिढ़कर कहा, फुआन, मुझे पतिदेव मत बुलाओ। मैं तुम्हारा पति नहीं हूं। तुम अच्छी तरह जानती थी कि मैंने कल अपना होमवर्क नहीं किया था, फिर भी तुम मुझ पर हंस रही थी। तुमने ये सब जानबूझकर किया, है ना? फुआन ने कहा, तुम्हारी बीवी ने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि किसी झूठी उम्मीद में मत रहना। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा, तो फिर मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए? फुआन मुझे गुस्से में देख रही थी, लेकिन वो अपने लाल होठों पर आई मुस्कान को रोक नहीं पाई। उसने मजे लेते हुए कहा, मेरे प्यारे जिंगाचेन, तो फिर कल अपना होमवर्क सबमिट करना मत भूलना। उसका ये चिढ़ाने वाला अंदाज मुझे पागल कर रहा था। वो आगे बोली, वैसे अगर तुम अभी से लिखना शुरू भी कर दो तो भी शायद इसे कल तक पूरा नहीं कर पाओगे, है ना? खैर, गुड लक। मैं स्टडी रूम में एक मीटिंग कर रही हूं। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो वहां आ जाना। तब तक हमारे प्यारे बाबू अपना होमवर्क खुद करेंगे। मैंने खाते पीते हुए अपना दुख कम करने की कोशिश की। पेट भरकर खाने और ड्रिंक करने के बाद मुझे फिर से अपने होमवर्क की चिंता सताने लगी। सच ही कहा है, जब भूख लगती है तो इंसान सिर्फ खाने के बारे में सोचता है, लेकिन पेट भरते ही दुनिया भर की परेशानियां सामने आ खड़ी होती हैं। मैंने होमवर्क की नोटबुक खोली और मेरे होश उड़ गए। न सिर्फ काम बहुत ज्यादा था, बल्कि सबसे बुरी बात यह थी कि मुझे एक भी सवाल का जवाब नहीं पता था। मैं जानता था कि फुआन अपने सिद्धांतों की पक्की है। अगर मैंने कल होमवर्क जमा नहीं किया तो वो पक्का मेरे असेसमेंट के मार्क्स काट लेगी। मैंने सोचा, भाड़ में जाए ईगो। मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है, खासकर तब जब वो मेरी अपनी बीवी हो। मैंने स्टडी रूम का दरवाज़ा खटखटाया और अंदर चला गया। मेरी जान, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। लेकिन फुआन उस वक्त एक ऑनलाइन मीटिंग में थी और स्क्रीन की दूसरी तरफ पूरी तरह सन्नाटा छा गया था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी है। मैं घबराकर तुरंत कमरे से बाहर भाग आया। 1 मिनट बाद फुआन मेरे पास आई। मैं कंबल में अपना मुंह छुपाकर लेटा हुआ था। उसने कंबल हटाते हुए कहा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए था? जल्दी बाहर आओ, उन्होंने तुम्हें देखा नहीं है। शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उन्होंने मेरी आवाज भी सुन ली। फुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने सुना या नहीं। आखिर मैं तुम्हारी बीवी हूं। अगर तुमने मुझे मेरी जान कह भी दिया तो इसमें गलत क्या है? मैंने तब कंबल से अपना सिर बाहर निकाला और फुआन को दोनों बाहों में भर लिया। मेरी जान, चूंकि हम पति पत्नी हैं तो क्या मैं अपना होमवर्क बाद में सबमिट कर सकता हूं? फुआन ने माना कि मेरी इन बातों ने उसका दिल खुश कर दिया था, लेकिन उसने अपनी मुस्कान को दबाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। तुम अभी भी खुद को मेरा पति समझ रहे हो क्या? मैं तुम्हारी बीवी जरूर हूं,
लेकिन मैंने आज क्लास में साफ कहा था कि होमवर्क नियमों का हिस्सा है। और तुम्हारे लिए जिसने एक शब्द तक नहीं लिखा, पूरे 80% मार्क्स काटने की पेनल्टी बनती है। मैंने चौंकते हुए कहा, फुआन, तुम कुछ ज्यादा ही कर रही हो। 50% की कटौती भी बहुत ज्यादा थी। मुझे ग्रेजुएट होने के लिए अभी 3 क्रेडिट्स और चाहिए। अगर तुमने 80% मार्क्स काट लिए तो मैं कभी पास नहीं हो पाऊंगा। फुआन ने मजे लेते हुए कहा, मेरे पतिदेव, आपके इंटरनल मार्क्स का तो बैंड बच चुका है। अब इसे सुधारने के लिए आपको अपनी इस हैन को खुश करना पड़ेगा। मैंने अपनी नजरें झुकाईं और धीरे से उसके होठों के कोने पर एक किस कर दिया। फुआन तुरंत पीछे हटी। श्रीमती हैन पर इस रोमांस का कोई असर नहीं होने वाला। और वैसे भी मैंने सुना है कि तुम हर खूबसूरत लड़की को देखते ही उसे मेरी बीवी बुलाने लगते हो। मैंने भी चिढ़कर जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, मैं हर सुंदर लड़की को अपनी बीवी कहता हूं। प्रोफेसर फुआन, अगर आपको मेरे इंटरनल मार्क्स काटने हैं तो जो मन आए वो करो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं ग्रेजुएशन से पहले दूसरी शादी कर लूंगा और मुझे 5 एक्स्ट्रा क्रेडिट्स मिल जाएंगे। आज से हमारा रिश्ता सिर्फ एक टीचर और स्टूडेंट का है, इसलिए अच्छा होगा कि हम स्कूल में भी और घर पर भी एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें। फुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, जब प्रोफेसर फुआन अपना काम करती हैं तो वो पूरी तरह प्रोफेशनल रहती हैं। तो फिर जाओ और गेस्ट रूम में आराम से सेटल हो जाओ। मैंने तेवर दिखाते हुए कहा, ठीक है, अगर मेरी जान का अपनी बीवी को देखने का मन करे तो वो खुद गेस्ट रूम में मुझसे मिलने आ सकती है। फुआन ने हंसते हुए ताना मारा, क्या मैं इतनी बेताब हूं? भला मैं तुम्हारे पास क्यों आऊंगी? और हाँ, आगे से क्लासेस के दौरान तुम्हें वो काली जुराबें, ब्लैक स्टॉकिंग्स पहनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फुआन ने शरारत से कहा, अरे किसी को जलन हो रही है। ठीक है, मैं अपने पति की बात मान लेती हूं। आगे से मैं उन्हें सिर्फ घर पर पहनूंगी ताकि सिर्फ मेरे पति उन्हें देख सकें। उसकी ये बात सुनकर मैंने कमरे का दरवाजा लॉक किया और सोने चला गया। फिजिक्स जैसे मुश्किल सब्जेक्ट के हफ्ते में 3 बड़े लेक्चर्स होते थे और वो सभी शुरुआती 3 दिनों में ही शेड्यूल थे। सच में हमें सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिल रही थी। मैंने पोडियम पर खड़ी उस लड़की की तरफ देखा। आज उसने सच में वो काली जुराबें नहीं पहनी थीं। क्लास शुरू करते ही फुआन ने अनाउंस किया, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं छुट्टियों के होमवर्क के बारे में बात करना चाहती हूं। अभी भी 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना होमवर्क जमा नहीं किया है। उनके पार्टिसिपेशन मार्क्स में 50% की कटौती की जाती है। और स्टूडेंट सुचेन ने तो होमवर्क में एक शब्द भी नहीं लिखा है, इसलिए उनके पार्टिसिपेशन मार्क्स सीधे 80% काटे जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे आप सबको सबक मिलेगा। आगे से अपना होमवर्क वक्त पर जमा करें। पूरी क्लास हैरान थी। 80% की कटौती। अगर फाइनल एग्जाम में पूरे मार्क्स भी मिल जाएं, तब भी वो फेल हो जाएगा। इस मैडम को सुचेन से कोई निजी दुश्मनी है क्या? फुआन ने आगे कहा, जिन छात्रों के पार्टिसिपेशन मार्क्स काटे गए हैं वे क्लास में एक्टिव रहकर और आगे के होमवर्क वक्त पर जमा करके अपने कुछ मार्क्स वापस पा सकते हैं। फुआन को मुझे इस तरह परेशान करते देख हमारे रूम नंबर 506 के लड़कों ने अपने मन ही मन फुआन को एक खड़ूस प्रोफेसर का टैग दे दिया। पूरे लेक्चर के दौरान भले ही मेरा सुनने का बिल्कुल मन नहीं था, फिर भी मैंने अपने दांत भींचे और ध्यान से सुनता रहा। मुझे डर था कि कहीं वो मेरे 10 मार्क्स और न काट ले। दोपहर में जब सब हॉस्टल के कमरे में आराम कर रहे थे तो हर कोई मेरे क्रेडिट्स को लेकर फिक्रमंद था। तभी मेरे एक दोस्त ने बताया, मैंने सुना है कि अगले शनिवार को एक वेलकम पार्टी होने वाली है। जो भी उस पार्टी में हिस्सा लेगा उसे सोशियोलॉजी के 2 एक्स्ट्रा क्रेडिट्स मिलेंगे। ये सुनते ही मेरी उम्मीदें फिर से जाग उठीं। क्लास खत्म होते ही मैंने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन किया कि वो मेरी गिटार मुझे कुरियर कर दें। शाम को घर लौटने के बाद जब मैंने माँ का भेजा हुआ पार्सल खोला तो मेरा दिल टूट गया। गिटार बीच से टूटी हुई थी। जब फुआन घर लौटी तो मैं उदास होकर उस टूटी गिटार को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। उसने मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैंने मायूस आवाज में कहा, मैं अगले हफ्ते वेलकम पार्टी में हिस्सा ले रहा हूं। मुझे स्टेज पर गिटार बजाना था, लेकिन जब माँ ने इसे आज भेजा तो पता नहीं ये रास्ते में कैसे टूट गई। फुआन ने गिटार की हालत देखी और समझ गई कि इसे इतनी जल्दी खुद ठीक करना नामुमकिन था। उसने गिटार अपने हाथ में लेते हुए प्यार से कहा, कोई बात नहीं, कल मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी और किसी प्रोफेशनल से ठीक करवा दूंगी। इसमें शायद कुछ दिनों का समय लगेगा। मैंने मना करते हुए कहा, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं म्यूजिक क्लब से एक गिटार उधार ले लूंगा। बात तो एक ही है। फुआन ने कुछ नहीं कहा। उसने उस टूटी हुई गिटार को पैक किया और दरवाजे के पास रख दिया। फिर उसने पूछा, वैसे तुम्हें अचानक इस वेलकम पार्टी में हिस्सा लेने का ख्याल कैसे आया? मैंने उदास मुंह बनाकर कहा, ऐसा नहीं है कि मैडम फुआन को मुझ पर जरा भी तरस आता हो। उन्होंने मेरे इंटरनल असेसमेंट के सीधे 80% मार्क्स काट दिए हैं।
अब मेरे पास अपने क्रेडिट्स पूरे करने के लिए इस वेलकम पार्टी में हिस्सा लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। ये कहकर मैं ऊपर पहली मंजिल पर चला गया। शॉवर लेने के बाद मैं सुकून से सोने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी फुआन ने दरवाज़ा धक्का देकर खोला। वो अपने हाथों में एक तकिया लिए बेड के पास आकर खड़ी हो गई। मैंने चिढ़कर कहा, तुम्हें अंदर आने के लिए किसने कहा? मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि चाहे कॉलेज हो या घर, हमारा रिश्ता सिर्फ एक प्रोफेसर और स्टूडेंट का है। तुम जाओ और गेस्ट रूम में सो। मैंने मन ही मन खुद को समझाया, सुचेन, थोड़ी हिम्मत दिखाओ, इस चालाक लड़की के सामने कमजोर मत पड़ना। फुआन ने बेहद रोमांटिक अंदाज में कहा, मेरे पतिदेव, क्या तुम सच में मेरे साथ नहीं सोना चाहते? मैं कितनी सॉफ्ट हूँ, मुझसे कितनी अच्छी खुशबू आती है, मुझे बाहों में भरना कितना अच्छा लगता है, और हाँ, अगर तुम चाहो तो कुछ और चीजों की भी छूट है। मैंने झूठ मूठ का कड़कपन दिखाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम नहीं चाहिए। लेकिन फुआन अच्छी तरह जानती थी कि मैं सिर्फ नाटक कर रहा हूँ। वो और नजदीक आई और धीरे से नीचे झुकी। उसकी उंगलियों ने मेरे हाथ को पकड़ा और वो सरक कर सीधे मेरी बाहों में आ गई। उसने धीरे से कहा, पिछले 2 दिनों से मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मैं इस लड़की के हुस्न के जादू में पूरी तरह खो चुका था। उसने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, मेरा बाबू कितना समझदार है। अगले दिन जब मैं कॉलेज से घर लौटा तो मैंने देखा कि घर में एक बिल्कुल नई गिटार रखी हुई थी। फुआन किचन में खाना बना रही थी। मैंने किचन में जाकर पूछा, तुम इतनी महंगी गिटार क्यों खरीद लाई? मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मुझे इसकी जरूरत सिर्फ इस वेलकम पार्टी के लिए है। फुआन ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, ऐसा तो है नहीं कि तुम कभी कभार ही बजाते हो। आगे से तुम इसे घर पर भी बजा सकते हो। इन 2 दिनों में अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। जिस शाम वेलकम पार्टी होगी मैं तुम्हें परफॉर्म करते हुए देखने आऊंगी। तभी मेरे दिमाग में फुआन की आजकल की पॉपुलैरिटी का ख्याल आया। अगर वो उस वेलकम पार्टी में आई तो पक्का उसके दीवानों की एक नई फौज खड़ी हो जाएगी। मैंने तुरंत कहा, मैडम फुआन, बेहतर होगा कि आप वेलकम पार्टी में आने के बजाय अपने केबिन में बैठकर लेक्चर्स की तैयारी करें। आपका वहां आना ठीक नहीं है। फुआन ने हैरान होकर पूछा, ऐसा क्यों? जब से मैं नंदा कॉलेज आई हूं मेरे पतिदेव मुझे देखना ही नहीं चाहते क्या? दरअसल बात यह थी कि कॉलेज के ऑनलाइन फोरम पर फुआन को लेकर लड़कों के कमेंट्स और उसकी दीवानगी बढ़ती ही जा रही थी। कुछ लड़के तो फुआन को अपने घर की जीनत बनाने के लिए बड़ी से बड़ी कीमत चुकाने की बातें कर रहे थे। मैंने चिढ़कर कहा, तुम्हें पता भी है कि तुम कितनी अट्रैक्टिव हो? तुम हर वक्त बस लोगों पर अपना जादू चलाती रहती हो। फुआन समझ गई कि उसका पति बुरी तरह जल रहा है। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, ठीक है मेरे पतिदेव, जरा मुझे भी तो बताओ कि मैं कब और कैसे जादू चलाती हूं। मैंने कहा, तुम जरूरत से ज्यादा अच्छे कपड़े पहनती हो, हर वक्त खुद को संवारने में लगी रहती हो। अगर ये लोगों पर जादू चलाना नहीं है तो और क्या है? फुआन मन ही मन बेहद खुश थी। अपने पति के मुंह से ऐसी तारीफ सुनना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसने कहा, चलो आगे से मैं अपने पति की बात मानूंगी और इतनी सज धज कर नहीं जाऊंगी। फिर वो थोड़ा सीरियस होकर बोली, हैन, अगर तुम्हें सच में इतना डर लगता है कि कोई मुझे तुमसे चुरा ले जाएगा तो मुझे एक अंगूठी खरीद कर दे दो। मैं उसे हमेशा पहनकर रखूंगी ताकि सबको पता रहे कि मैं शादीशुदा हूं। तभी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हमारी शादी को लगभग 3 महीने होने वाले थे, लेकिन मैंने आज तक फुआन को कोई तोहफा नहीं दिया था। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, एक बार ये वेलकम पार्टी खत्म हो जाए फिर मैं उसके लिए कोई बहुत अच्छा सा गिफ्ट ढूंढ कर लाऊंगा। वैसे भी मेरा सही सलामत ग्रेजुएट होना अभी इसी लड़की के हाथों में है। पिछले कुछ दिनों की लगातार प्रैक्टिस और अपने पुराने हुनर की बदौलत इन 2 दिनों में मेरी गिटार की तैयारी बहुत अच्छी हो गई थी। शो से ठीक एक रात पहले मैं काफी नर्वस था। मैं बार बार म्यूजिक नोट्स को देख रहा था ताकि स्टेज पर कोई गलती न हो जाए। फुआन उस रात घर काफी देर से लौटी। मैंने पूछा, फुआन, तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? फुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने प्यारे सुचेन के लिए एक गिफ्ट तैयार करने गई थी। गिफ्ट का नाम सुनते ही मेरी आंखें चमक उठीं। मैंने उत्सुकता से पूछा, कैसा गिफ्ट? फुआन ने अपनी पीठ के पीछे से एक बेहद खूबसूरत पैक किया हुआ बॉक्स निकाला। मैंने हैरानी से अपनी आंखें मली। वो मशहूर फैशन डिजाइनर प्रोफेसर जेने की खुद डिजाइन की हुई एक ड्रेस थी। वो आमतौर पर अपने डिजाइन किए हुए कपड़े किसी को नहीं बेचते थे। उसकी फिनिशिंग और कारीगरी का लेवल इतना कमाल का था कि मैंने इसे सिर्फ एक बार किसी फैशन शो में दूर से देखा था। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, मेरी तो इसे पहनने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। अगर ये कहीं से गंदी हो गई तो मैं इसकी कीमत कैसे चुकाऊंगा? फुआन ने प्यार से मेरे चेहरे को सहलाया। ये तुम्हारे लिए है, तुम्हें इसके पैसे चुकाने की कोई जरूरत नहीं है। अब से ये तुम्हारी हुई। मेरे पतिदेव, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगे? 2 मिनट बाद मैं ड्रेसिंग रूम से बाहर आया। फुआन की नजरें मुझ पर टिक गईं और वो बस देखती रह गई।
ये बहुत खूबसूरत है। सच में बहुत शानदार और क्लासी लग रही है। मैंने कहा, थैंक यू मेरी जान। मेरे कानों को शर्म से लाल होते देख वो अपने पैरों के पंजों पर खड़ी हुई और उसने मुझे किस कर लिया। उस शाम वेलकम पार्टी में गिटार पर मेरी अच्छी पकड़ और पिछले कुछ दिनों की कड़ी मेहनत रंग लाई। मैंने स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पूरी की। लेकिन जब सारे प्रोग्राम खत्म हो गए तब भी मुझे वहां फुआन कहीं दिखाई नहीं दी। मैंने मन ही मन सोचा, चालाक लड़की, मैंने मना किया तो तुम सच में नहीं आई। तुमने मेरी परफॉर्मेंस तक नहीं देखी। निराश होकर जब मैं कॉलेज के पिछले दरवाजे पर पहुंचा तो गाड़ी का दरवाजा खोलते ही मेरी नज़र फूलों के एक बहुत बड़े बुके पर पड़ी। उस पर लिखा था, मेरे पति देव, आपने बहुत मेहनत की, एक शानदार परफॉर्मेंस के लिए बधाई। हाई स्कूल पास करने के बाद ये पहली बार था जब मुझे किसी से फूल मिले थे, लेकिन मन में अभी भी एक मलाल था। आखिर फुआन ने मेरी परफॉर्मेंस को अपनी आंखों से जो नहीं देखा था। मैंने अपना सिर झुकाया और फ़ोन निकालकर सोशल मीडिया पर फ्रेंड सर्कल का नोटिफिकेशन चेक किया। वहां फुआन के अकाउंट से मेरी परफॉर्मेंस की एक फ़ोटो पोस्ट की गई थी, जिसके कैप्शन में लिखा था, तारों भरे आसमान में चमकता हुआ पूरा चांद जिस पर सबकी नज़रें टिकी हैं। वो फोटो ऑडिटोरियम की आखिरी कतार से ली गई थी। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या तुमने कॉलेज के बाकी प्रोफेसर्स को ब्लॉक कर रखा है? फुआन ने जवाब दिया, मैं इस सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल सिर्फ अपने परिवार के संपर्क में रहने के लिए करती हूं, काम के लिए नहीं। चलो, ये लड़की सच में बहुत समझदार और सतर्क है। अब मेरे दिल में कोई मलाल नहीं बचा था। आज का दिन बहुत खूबसूरत होने वाला था, लेकिन कभी कभी इंसान अपनी ही हरकतों से सब कुछ बिगाड़ देता है। शायद मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। शॉवर लेने के बाद मैं फुआन के पीछे जाकर बैठ गया। फुआन, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी फोटोग्राफी कर लेती हो। जरा इसकी कलर ग्रेडिंग तो देखो। मैंने फोन की फोटो फुआन को दिखाते हुए पूछा, इसकी सेटिंग्स को तुमने कैसे एडजस्ट किया? फुआन को जवाब देने का मौका ही नहीं मिला। मेरी नज़र स्क्रीन पर गई और मैंने देखा कि उसने मेरा नाम बांझ स्टेरिलिटी नाम से सेव कर रखा था। ये देखकर फुआन ने कुछ नहीं कहा। वो सीधे आकर मेरी गोद में बैठ गई और मुझे किस करने लगी। मैंने घबराकर पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? फुआन ने बिना कुछ बोले मुझे किस करना जारी रखा। फिर उसने पूछा, मेरे बाबू, क्या तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है? मैंने मासूमियत से कहा, नहीं, कसम से मुझे सच में नहीं पता कि मैंने क्या किया है। मुझसे क्या गलती हुई? फुआन ने तब तक मेरी शर्ट के बटन खोल दिए थे। उसने बेहद कातिलाना आवाज में कहा, मेरे प्यारे सुचेन ने कॉलेज के फोरम पर मेरा क्या निकनेम रखा था? क्या तुम्हें याद है? मैं 2 सेकंड के लिए बिल्कुल सुन्न पड़ गया। मुझे तुरंत सब याद आ गया। मैंने सोचा, नहीं, वो तो मैंने बस ऐसे ही लिख दिया था। लेकिन ये औरत कभी किसी की सफाई नहीं सुनती। फुआन पूरी तरह मुझसे लिपट चुकी थी। मैं समझ गया था कि आज की रात मैं इससे बच नहीं पाऊंगा। शनिवार को जब मेरी आंख खुली तो दोपहर के 12 बज चुके थे। आसपास कोई नहीं था। मैंने अंगड़ाई ली और नीचे गया तो देखा कि टेबल पर कुछ डिशेस सजी हुई थीं। मैंने जानबूझकर कुर्सी को घसीटते हुए आवाज की। तभी फुआन किचन से आखिरी डिश लेकर बाहर आई और मेरे बगल में आकर बैठ गई। क्या हुआ मेरे बाबू? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा दिमाग अभी भी कल रात के दृश्यों में ही उलझा हुआ था। फुआन ने प्यार से कहा, मेरे पतिदेव, मुझसे गलती हो गई। कल रात जो भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगती हूं। थोड़ी देर में मैं तुम्हें हॉट स्प्रिंग्स, गर्म पानी के झरनों पर ले चलूंगी, ठीक है? मैंने हैरान होते हुए पूछा, क्या नानचेंग में कोई हॉट स्प्रिंग्स हैं? उसने कहा, पहले अच्छे से खाना खा लो, फिर मैं तुम्हें वहीं ले जाऊंगी। मैंने उसकी तरफ एक नज़र देखा और फिर चुपचाप खाने लगा। लेकिन घर से बाहर निकलते वक्त मुझे फुआन के चेहरे के हाव भाव कुछ अजीब लगे। मैंने फिक्रमंद होकर पूछा, फुआन, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या तुम्हें बुखार है या ठंड लग गई है? उसने धीरे से कहा, मैं ठीक हूं, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, नहीं, ये ठीक नहीं है। बुखार होना कोई मामूली बात नहीं है। अगर ये ज्यादा बढ़ गया तो मुश्किल हो जाएगी। हम तुरंत नानचेंग पीपल्स हॉस्पिटल पहुंचे। मैं खुद बहुत कम बीमार पड़ता हूं, इसलिए अस्पताल आने का मेरा अनुभव न के बराबर था। ओपीडी के बड़े से हॉल में खड़े होकर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि किस डिपार्टमेंट की पर्ची कटवाऊं। फुआन ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम परेशान मत हो। चलो सीधे 8वीं मंजिल पर चलते हैं, वहां मेरी एक दोस्त काम करती है। मेरे पास फुआन का हाथ पकड़कर उसे 8वीं मंजिल के डॉक्टर के केबिन में ले जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वहां पहुंचते ही सामने खड़ी डॉक्टर चौंक कर बोली, दीदी वुआन, तुम हमारे अस्पताल में क्या कर रही हो? फुआन ने मेरा हाथ थामते हुए कहा, आओ मैं तुम्हारा परिचय करवाती हूं। ये जियांग जियांग है, कॉलेज के दिनों से मेरी दोस्त, और ये सुचेन है, मेरा पति।
जियांग जियांग मुस्कुराई। नमस्ते जीजा जी। जीजा जी? ये सुनकर मुझे थोड़ी झेप महसूस हुई। मैंने बात बदलते हुए कहा, आप बेहतर होगा कि इनका ठीक से चेकअप करें। कल तक ये बिल्कुल ठीक थीं, पता नहीं आज अचानक इन्हें क्या हो गया। तभी जियांग जियांग ने केबिन का दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, चेकअप के वक्त सिर्फ मरीज ही अंदर रह सकता है। जीजा जी, आप प्लीज़ थोड़ी देर बाहर इंतज़ार कीजिए। मेरे होते हुए आपकी फुआन को कुछ नहीं होगा। अंदर जाते ही जियांग जियांग ने फुआन से मजाक किया, लगता है तुम बहुत लंबे समय से बिना किसी फिजिकल रिलेशन के रह रही हो, सब कुछ दबाकर रखा है। खैर, सुचेन को कोई फालतू बात मत बताना, समझी? फुआन ने तुरंत जियांग जियांग की तरफ उंगली उठाई। चुप रहो। बाहर आते ही मैंने उत्सुकता से पूछा, डॉक्टर, आखिर बात क्या है? मेरी बीवी का बुखार। फुआन ने तुरंत जियांग जियांग को आगे बोलने से रोक दिया। मैंने जिद की, आखिर हुआ क्या है? मुझसे कुछ मत छुपाओ। जियांग जियांग ने हंसते हुए बात घुमाई, अरे कुछ नहीं, बस तुम्हारी बीवी ने बहुत लंबे समय से अपनी इच्छाओं को दबाकर रखा था, इसीलिए ऐसा हुआ। कोई गंभीर बात नहीं है। अस्पताल से घर लौटते वक्त मैं शर्म के मारे चुपचाप गाड़ी की खिड़की से बाहर देखता रहा। यह कितनी बड़ी बेइज्जती थी। भला लंबे समय से इच्छाएं दबाकर रखने का क्या मतलब था? जबकि कल रात ही तो हम दोनों के बीच। वो डॉक्टर पक्का कोई झोलाछाप डॉक्टर थी, बिल्कुल बकवास। उस रात अपने बेड पर लेटे लेटे मैं जिंदगी के गहरे फलसफों के बारे में सोच रहा था। मैंने अपने फोन पर इंटरनेट सर्च किया। अचानक मेरे मन में भावनाओं का एक सैलाब उमड़ आया। इंटरनेट पर लिखा था कि इच्छाएं दबाकर रखने से औरतों के स्वास्थ्य को कितना खतरा हो सकता है, यहां तक कि उनकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। ये तो सच में बहुत भयानक था। लेकिन फिर मैंने सोचा, हम दोनों शादीशुदा हैं, तो इसमें शर्माना कैसा? ऐसा तो है नहीं कि हमने पहले कभी कुछ नहीं किया। मैं उसे इस तरह हर वक्त बुखार में तपते हुए नहीं छोड़ सकता था। ये सोचते ही मैं स्टडी रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैंने तसल्ली की कि फुआन किसी ऑनलाइन मीटिंग में ना हो और फिर सीधा अंदर चला गया। मैं दबे पांव फुआन के नज़दीक पहुंचा, उसे उसकी कुर्सी से उठाया और सीधे टेबल पर बैठा दिया। मैंने अपनी दोनों बाहें उसकी पतली कमर के गिर्द लपेटते हुए धीमी आवाज में पूछा, मेरी जान, क्या कल रात मैंने तुम्हें पूरी तरह थकाया नहीं था? फुआन की स्कर्ट पहले ही छोटी थी और टेबल पर बैठने के बाद वो कुछ सेंटीमीटर और ऊपर खिसक गई थी। मैंने उसके और करीब आते हुए कहा, मेरी बीवी, अब हम शादीशुदा हैं तो ये शर्माना बंद करो, और वैसे भी हम ये सब पहले भी कर चुके हैं। मेरी आवाज़ गहरी और गंभीर थी, लेकिन मेरे कानों के किनारे खुद ब खुद शर्म से लाल हो रहे थे। तभी फुआन ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, उस पहली रात को, असल में उस रात हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं बिल्कुल सुन्न पड़ गया। मैंने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। क्या? तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। फुआन धीरे से मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मैं तुम्हें अपने घर लाना चाहती थी। मैं झटके से पीछे हटा और गुस्से में तुरंत वहां से बाहर निकल गया। मैंने मास्टर बेडरूम का दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया और चिल्लाया, धोखेबाज औरत, अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। तुम बुखार में जलती रहो, मुझे कोई परवाह नहीं है। फुआन ने अंदर से आवाज़ लगाई, मुबई, तुमने भी तो मेरे जज्बातों के साथ खेला था। मैंने गुस्से में कहा, फुआन, आज के बाद से तुम्हारा मास्टर बेडरूम में आना बिल्कुल मना है। दूसरी तरफ नानचिंग के मेडिकल स्टाफ का व्हाट्सएप ग्रुप इस खबर से पूरी तरह उबल रहा था। ग्रुप में मैसेज आने शुरू हुए, चलो सब अपनी चुप्पी तोड़ो। दोस्तों, हमारी दीदी का कोई जीजाजी आ गया है। क्या बात कर रहे हो? कौन जीजाजी? अरे फुआन का कोई बॉयफ्रेंड बना है। जरा अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ दोस्तों, वो बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि उनका पति है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जीजाजी कौन है? जल्दी बताओ कौन है? क्या हम उसे जानते हैं? उन्हें सब जानते हैं। क्लिक करो और देखो। गाओ मम्मा, चलो सब मिलकर उनसे मिलते हैं। अरे तुम्हारा नाम क्या था भला? गाओ मम्मा, ये तो बिल्कुल साफ है। नहीं यार, वुआन सच में कमाल है। वो सच में उसे अपने घर लाने में कामयाब रही। हाँ भाई, वो सच में उसे अपने जाल में फंसाकर घर ले आई। तभी तो वुआन खुशी के मारे फूली नहीं समा रही होगी। शायद इसीलिए उसने हमें इतने दिनों से डिनर पर भी नहीं बुलाया। जाहिर है वो अपना सारा वक्त अपने पति को किस करने और गले लगाने में ही बिता रही होगी। नहीं नहीं, तुम लोग बिल्कुल गलत ट्रैक पर हो। आज वुआन अस्पताल आई थी। पता नहीं उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि वुआन को अकेले ही बुखार चढ़ गया। बाप रे, इस मामले को सोचकर ही मुझे इतनी हंसी आ रही है कि मेरा दम घुट जाए। अब तो हम अगले 3 साल तक उसका मजाक उड़ा सकते हैं। फुआन अपने फोन पर एक एक करके सारे मैसेज देख रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसने चिढ़कर ग्रुप में टाइप किया, सबके सब अपनी बकवास बंद करो। बंद करो ये सब।
वैसे ही मेरा मूड बहुत खराब है। ग्रुप में अगला मैसेज आया, क्या तुम अपने पतिदेव के साथ नहीं हो? फुआन ने चिढ़कर लिखा, उसने मुझे पहले ही कमरे से बाहर निकाल दिया है। ये पढ़कर उसकी दोस्त ने मजे लिए, नहीं यार, भले ही मुझे वजह नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत जोर से हंसी आ रही है। तो दुनिया में कोई ऐसा मर्द भी है जिसे हमारी फुआन काबू में नहीं कर पा रही। जीजाजी जिंदाबाद। अगले दिन फुआन के लेक्चर के दौरान मैं उसे इतनी बुरी तरह घूर रहा था कि वो असहज होने लगी। मेरे बगल में बैठा गुयांजू पूरी तरह उत्सुक होकर फुसफुसाया, हे भाई, तुम इस खड़ूस प्रोफेसर को इस तरह क्यों घूर रहे हो? कहीं तुम्हें इससे प्यार तो नहीं हो गया? मैंने मुंह बनाते हुए कहा, भला मैं उससे प्यार क्यों करूंगा? औरतें किसी काम की नहीं होती। गुयांजू ने फिर पूछा, क्या तुम्हारा इस प्रोफेसर के साथ प्राइवेट में भी कोई कांटेक्ट है? मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों के बीच कोई बहुत ही पर्सनल दुश्मनी है। मैंने जवाब दिया, अगर ये औरत तुम्हारे भी इंटरनल असेसमेंट के 80% मार्क्स काट लेती तो तुम्हारी भी इससे ऐसी ही पर्सनल दुश्मनी होती। मैं अभी मन ही मन फुआन से अपना हिसाब बराबर करने का प्लान बना ही रहा था कि आगे बैठे लड़के आपस में कानाफूसी करने लगे। एक लड़का बोला, भाई मैडम फुआन की बॉडी कितनी कमाल की है यार, उनका पति कितना खुशकिस्मत होगा। मेरा मन किया कि मैं वहीं चिल्ला पड़ूं, खुशकिस्मत मेरा जूता। तभी दूसरा लड़का बोला, सही कह रहा है भाई, मैडम फुआन बिस्तर पर भी काफी उस्ताद होंगी, उनका पति तो रोज उनसे और डिमांड करता होगा। मैंने अपना नाम सुचैन याद करते हुए सोचा, और डिमांड? आज स्टेज पर बैठी इस औरत को पता चलेगा कि असली डिमांड क्या होती है। देखते हैं कि आज तुम सबक सीखती हो या नहीं। आज मेरा सिर्फ एक ही लेक्चर था। क्लास खत्म होते ही मैं सीधा घर की तरफ भागा। मैंने रास्ते में ही अपने फ़ोन से उन सभी एक्सेसरीज को ऑर्डर कर दिया जिनकी मुझे आज रात ज़रूरत थी। हाथ में आए उन सामानों को देखते हुए मैंने पेमेंट कंफर्म की और मुस्कुराया, फुआन, अब बस तुम घर वापस आओ, फिर देखना। जब वो घर पहुंची तो ग्राउंड फ्लोर की लाइट्स बंद थीं। फुआन को लगा कि मैं अकेले ही मुंह फुलाकर घर से कहीं चला गया हूं। उसने आवाज़ दी, मेरे पतिदेव, मैं घर आ गई हूं। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन जब उसने पहली मंजिल पर मास्टर बेडरूम के दरवाजे के नीचे से रोशनी छनकर आती देखी तो उसने राहत की सांस ली। शुक्र है, हाचेन घर पर ही है। फुआन ने अपना पायजामा बदला और धीरे से कमरे के अंदर आई। जैसे ही वो लाइट ऑन करने बढ़ी, मैंने उसे रोक दिया, फुआन, लाइट चालू मत करना। फुआन रुकी, ठीक है, जैसा मेरे पतिदेव चाहें। मैंने कुछ देर सोचने के बाद कहा, आज सुबह तुमने कहा था कि मैं तुम्हें जैसी चाहूं वैसी सजा दे सकता हूं। क्या तुम्हारी वो बात अभी भी कायम है? फुआन एक कदम आगे बढ़ी और कातिलाना अंदाज में बोली, मेरे पतिदेव मुझे कैसी सजा देना चाहते हैं? मैंने शर्त रखी, देखो, हम पहले ही तय कर लेते हैं। मैं तुम्हें चाहे जैसी भी सजा दूं, तुम बिल्कुल विरोध नहीं करोगी। अगर तुमने जरा भी विरोध करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। फुआन ने हामी भरी, ठीक है, आज की रात मैं खुद को पूरी तरह अपने पति के हवाले करती हूं। मैंने कहा, तो फिर अपनी आंखें बंद करो। फुआन ने आज्ञाकारी बच्ची की तरह अपनी आंखें बंद कर लीं। काफी देर तक सन्नाटा रहा और फिर फुआन को महसूस हुआ कि मैं उसके पीछे आकर खड़ा हो गया हूं और किसी चीज से उसकी आंखों को बांध रहा हूं। फुआन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, मेरा बाबू है ना आज इतना ज्यादा एक्टिव हो रहा है। मैंने उसके कान के पास जाके कहा, तो मैडम फुआन, इस मुश्किल से मिली खुशी का पूरा मजा लीजिए। जब मैंने उसे बांधना शुरू किया तो वो घबराकर चिल्लाई, सीधे लेट जाओ सुचैन, तुरंत नीचे उतरो। लेकिन मैं इतनी आसानी से उसकी बात मानने वाला नहीं था। मैं न सिर्फ नीचे नहीं उतरा, बल्कि मैंने धीरे धीरे अपनी शर्ट के बटन भी खोलने शुरू कर दिए। फुआन सच में पागल होने वाली थी। मैंने हंसते हुए कहा, मैडम फुआन, थोड़ा सब्र रखिए। काफी देर तक ये शरारती खेल चलता रहा और आखिरकार मेरा मन भर गया। फुआन ने हाँफते हुए कहा, बाबू हाचेन, अब तो तुम मुझे छोड़ सकते हो ना? मैंने प्यार से कहा, हूं, चूंकि तुम इतनी सीधी बनकर रही इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। फुआन बंधनों से आजाद होते ही शर्म के मारे लाल चेहरे के साथ तुरंत वॉशरूम की तरफ भागी। जब वो वापस आई तब तक मैं अपना नॉर्मल पायजामा पहन चुका था, लेकिन माहौल में अभी भी एक अजीब सी बेचैनी थी। पहले मुझे लगता था कि हमारी शादी को इतना वक्त हो चुका है तो हमारे बीच कुछ भी अजीब नहीं होना चाहिए, लेकिन जब से मुझे ये पता चला था कि फुआन और मेरे बीच असल में उस रात कुछ हुआ ही नहीं था और हम अभी तक उस स्टेज तक पहुंचे ही नहीं हैं, तब से मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट बैठ गई थी। फुआन अपने बाबू हाचेन के चेहरे को देखकर उसकी घबराहट को भांप गई। वो आगे बढ़ी और सीधे मेरी बाहों में सिमट गई। उसने मुझे संभालते हुए कहा, मेरे पतिदेव, ज्यादा मत सोचो। जब तक तुम पूरी तरह तैयार नहीं हो जाते हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
मैंने अपना चेहरा घुमाया और कहा, अब से ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ किस और हग। फुआन ने मुस्कुराते हुए मेरी बात मान ली। ठीक है, जैसा मेरे पतिदेव कहें। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो फुआन पहले ही उठकर अपने कपड़े बदल रही थी। धूप की रोशनी में मुझे उसकी कलाई पर रस्सी के बांधने के 2 साफ निशान दिखाई दे रहे थे। मैंने थोड़े झेंपते हुए अंदाज में कहा, आज कॉलेज में तुम्हें पूरी आस्तीन के कपड़े पहनने चाहिए, वरना शर्म के मारे मुझे सच में ये प्लैनेट छोड़ना पड़ेगा। शायद कल रात बहुत देर हो जाने की वजह से आज क्लास के दौरान मुझसे अपना सिर तक नहीं उठाया जा रहा था। तभी गुयांजू ने मेरे कंधे को धक्का दिया। हाचेन, उठ भाई, अगला लेक्चर मैडम फुआन का ही है। वैसे सच सच बता, तेरी कोई गर्लफ्रेंड बनी है क्या? ये सुनते ही मेरी सारी नींद एक झटके में गायब हो गई। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस रात को देर तक जाग रहा था। गुयांजू हंसते हुए बोला, लगता है तूने खुद को खुद ही एक्सपोज कर दिया। हमने तो तुझसे ये पूछा ही नहीं था कि तू इतना थका हुआ क्यों है। मैंने मन ही मन सोचा, सब गुड़ गोबर हो गया, मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ़ हूं। मैंने गुयांजू से कहा, फिलहाल मुझे बख्श दो भाई। दोपहर में जब मैं हॉस्टल लौटा तो गुयांजू ने मुझे बेड पर दबोच लिया। तेरा भला इसी में है कि तू सब कुछ सच सच उगल दे ताकि तेरा पाप थोड़ा कम हो सके। दरअसल फुआन के लेक्चर के दौरान क्लास के कुछ तेज दिमाग लड़कों ने उसकी कलाई पर बने वो निशान देख लिए थे। क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप फिर से सुलग उठा था। क्या आप लोगों ने मैडम फुआन की कलाई पर वो निशान देखे? उनका पति तो कोई खतरनाक लेवल का मॉन्स्टर निकला। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे सपनों का आशियाना ही उजड़ गया हो। हॉस्टल के बेड पर लड़कों के बीच घिरा हुआ मैं बेबसी से बोला, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे कोई पसंद जरूर है। ये सुनते ही सब चिल्ला उठे और मैं बेड से उठ खड़ा हुआ। गुयांजू ने पूछा, ओहो, तो आखिरकार हमारे हाचन की आंखें खुल ही गईं। कौन है वो? क्या हम उसे जानते हैं? मैंने बात टालते हुए कहा, अच्छा बाबा, अब ज्यादा मत पूछो। जब सही वक्त आएगा मैं खुद तुम लोगों से उसे मिलवा दूंगा। और हाँ भाइयों, इस नेशनल डे की छुट्टियों में मैं तुम लोगों के साथ बाहर नहीं आ पाऊंगा, तुम लोग ही आपस में एंजॉय कर लेना। इस नेशनल डे की छुट्टियों में मैंने फुआन के साथ बाहर जाने का फैसला किया था। मैं बहुत समय से डाली के खूबसूरत नज़ारे देखना चाहता था। वहां एक दिन ज्यादा बिताने के लिए मैंने फुआन से कहकर सुबह की पहली फ्लाइट बुक करवाई थी। लेकिन मैं इतना ज्यादा थका हुआ था कि मैंने पूरे रास्ते प्लेन में सिर्फ सोने का काम किया। तभी फुआन ने मुझे जगाया, हाचिन, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। प्लेन से उतरकर जब हम आगे बढ़े तो मैंने सामने दिख रहे एक आलीशान 5 स्टार होटल की तरफ इशारा करते हुए पूछा, मैंने तो कहा था ना कि मैं किसी ट्रेडिशनल होमस्टे में रुकना चाहता हूं। फुआन ने मुझे करीब खींचते हुए कहा, नादान मत बनो, वो होमस्टे साउंड प्रूफ नहीं होते। बेशक मैं फुआन का इशारा अच्छी तरह समझ रहा था। मेरा इरादा आज बस आराम करने का था और कल सुबह समंदर देखने जाने का। शाम को मैं बेड पर लेटा फोन में वीडियो देख रहा था कि तभी फुआन अचानक रोमांटिक होने लगी। अगले ही पल कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गईं और सिर्फ कुछ मध्यम हल्की रोशनी बची। बैकग्राउंड में एक धीमा रोमांटिक म्यूजिक बजने लगा। मुझे लगने लगा कि चीजें उतनी सिंपल नहीं होने वाली थीं जितना मैंने सोचा था। मैंने घबराकर पूछा, फुआन, तुम ये क्या कर रही हो? मेरी हिम्मत फुआन की आंखों में देखने की नहीं हो रही थी। पता नहीं आज के इस खास माहौल का असर था या कुछ और, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा खुद पर से कंट्रोल खोता जा रहा है। फुआन ने मेरे करीब आकर फुसफुसाया, बाबू, तुम अपनी चाहत खुलकर जाहिर क्यों नहीं करते? मैंने नजरें चुराते हुए कहा, नहीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा शरीर तो झूठ नहीं बोल रहा, सीधे बच्चे की तरह अपनी बीवी को सच बता दो। क्या सच में तुम्हें मैं नहीं चाहिए? तो फिर अपनी बीवी को और करीब आने दो ताकि मैं देख सकूं कि मेरे बाबू के अंदर कितनी हिम्मत है। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि फुआन अभी भी मेरी बाहों में सुकून से सो रही थी। कल रात जो कुछ भी हुआ उसे याद करके मेरे होश उड़ रहे थे। यह चालाक लड़की ऐसा कैसे कर सकती है? मैं फुआन से थोड़ा दूर होने के लिए जैसे ही पलटने लगा, उसे तुरंत मेरे भागने का एहसास हो गया। उसने नींद में ही मुझे और कसकर पकड़ लिया। उस तरफ मत जाओ, वहां थोड़ा गंदा है। और वो मेरे और करीब आकर सिमट गई। भला कोई सुबह सुबह ऐसी बात कहता है? कल रात के बारे में सोचते हुए मैंने पूछा, फुआन, तुमने यहां आने से पहले ही ये सब कुछ प्लान कर रखा था ना? उसने अपनी आंखें बंद रखे हुए ही हामी भरी, हूं, मैं बहुत पहले से इसके बारे में सोच रही थी। मैंने चिढ़कर कहा, ये सब तुम्हारी गलती है फुआन। आज सुबह मुझे समंदर देखने जाना था और देखो अब क्या टाइम हो गया है। मैंने उठकर कमरे के पर्दे हटाए। सूरज की चमकीली किरणें पानी पर पड़कर हजारों मोतियों की तरह चमक रही थीं। वो नज़ारा वाकई बेहद खूबसूरत था। तभी फुआन ने मेरे मुंह में फल का एक टुकड़ा डालते हुए शरारत से पूछा, तो क्या तुम कल रात अपनी बीवी के परफॉर्मेंस से संतुष्ट हो? मैंने शर्माते हुए कहा,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा पूछने की? उसने हंसते हुए कहा। तो क्या हुआ? हमारी शादी को इतना वक्त हो चुका है, तुम्हें अभी भी शर्म आती है क्या? मैंने मुंह फेरते हुए कहा। फुआन, अपना मुंह बंद रखो वरना मैं तुमसे सच में बात करना छोड़ दूंगा। इस ट्रिप पर फुआन को एक प्यारा सा सरप्राइज देने के लिए मैंने खासतौर पर यूनान की एक बेहद खूबसूरत रिंग खरीदी और उसे गिफ्ट कर दी। अंगूठी देखकर फुआन इतनी खुश हुई कि उसने वादा किया कि वो अब अपने पति को और भी ज्यादा प्यार करेगी। छुट्टियों के बाकी दिन फुआन मुझे रोज नए नए रेस्टोरेंट्स में खाना खिलाने और घुमाने ले जाती रही। मानना पड़ेगा, फुआन पार्टनर के तौर पर मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। जब हम बाहर जाते हैं तो मुझे किसी चीज की चिंता नहीं होती, लेकिन मैं थोड़ा उलझन में हूं। उस पहली रात के बाद से किस और हग्स के अलावा हमारे बीच आगे कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि वो नहीं चाहती, पर मैं चाहता हूं। हमारा प्लान तो छुट्टियों के आखिरी दिन नानचिंग वापस लौटने का था, लेकिन प्लान्स कभी भी अनपेक्षित बदलावों के आगे टिक नहीं पाते। एक भयानक तूफान ने सब कुछ बदल कर रख दिया और फ्लाइट कैंसिल हो गई। फुआन ने अपना टिकट बदला और एक दिन पहले ही वापस आ गई। घर पहुंचते ही मैं सीधे सोफे पर लेट गया। असल में मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं है, और घर आते ही उसने वो सारे पकवान बना दिए जो मैं पिछले कुछ दिनों से खाना चाहता था। मुझे तुम्हारे हाथ के खाने की बहुत याद आ रही थी। मैंने सोचा नहीं था कि महज कुछ दिनों की दूरी में हेयन तुम गले लगाना सीख जाओगे। रात को फुआन मेरी बाहों में है, मेरा हाथ उसकी पीठ को सहला रहा है, पर मैं थोड़ा उदास हूं। फुआन मेरे और करीब आती है। मैं अब और नहीं चाहता। सीधे बैठ जाओ और जल्दी सो जाओ। मैंने उसे खुद से दूर किया और अकेले बिस्तर के कोने पर बैठ गया। कुछ देर बाद फुआन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत उठी और नाइट लैम्प जलाया। उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और मेरी तरफ देखा। क्या हुआ मेरे बच्चे? फुआन, क्या हम आगे भी ऐसे ही रहने वाले हैं? तुम्हारे ऐसे ही रहने से क्या मतलब है? अपनी पत्नी से बात करने में क्या हर्ज है? अच्छा होता अगर मैंने पूछा ही न होता। फुआन के इस सवाल के बाद मैं और भी उदास हो गया। पहले तो फुआन मुझे छूने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी, मुझे दीवाना कर देती थी, और अब इन पिछले कुछ दिनों से वो इतनी संस्कारी बनने का नाटक कर रही है। नहीं, ये सब उस रात के बाद से शुरू हुआ है। मुझे लगा कि तुम थक गए हो और नाराज हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ दिन आराम देना चाहती थी। जाहिर है मुझे फुआन की एक भी बात पर यकीन नहीं था। फुआन ने मेरा हाथ जोर से दबाया। तुम्हें महसूस हो रहा है? मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूं। तुम क्योंकि मेरा बेबी हेन अब खुद इतनी पहल कर रहा है, तो आज कोई इनकार नहीं होगा। आज पूरी रात जागना है। जब से फुआन के साथ मेरा रिश्ता इतना करीब और गहरा हुआ है, मैं अजीब तरह से उस पर निर्भर हो गया हूं। मुझे लगने लगा है कि जब कोई लड़की इस प्यार का स्वाद चख लेती है तो वो वाकई बहुत पजेसिव हो जाती है। आज दोपहर फुआन को ऑफिस में ओवरटाइम करना था। लंच करने के बाद मैंने फुआन के लिए खाना पैक किया। जैसे ही मैं उसके केबिन में गया, फुआन ने मुझे दीवार से सटा दिया। नहीं, गर्दन पर नहीं, प्लीज गर्दन पर नहीं। अचानक मुझे याद आया कि स्कूल के फोरम पर कितने सारे लोग मेरी पत्नी पर नजर गड़ाए बैठे हैं। इस बात ने मुझे बहुत चिढ़ा दिया। वो लोग अंधे हैं क्या? उसकी उंगली में सगाई की अंगूठी है, फिर भी उनमें उसके करीब आने की हिम्मत कैसे होती है? सिर्फ सोचने भर से ही मेरा खून खौल जाता है। अगले ही पल मैंने फुआन की पतली कमर को अपनी बाहों में जकड़ लिया। मैंने अपना सर झुकाया और सीधे उसकी लंबी गर्दन पर काट लिया। कुछ ही देर में मैंने वहां 3 साफ हिकीज यानी लव बाइट्स के निशान छोड़ दिए। फुआन, तुम्हारा एक पति है, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। बाहर बहुत से बुरे इरादों वाले मर्द घूम रहे हैं। ठीक है, मैं अपने पति की बात मानूंगी। अगले दिन फिजिक्स क्लास के दौरान मैं अभी भी ऊँग रहा था। हफ्ते में 3 दिन फिजिक्स की क्लास क्यों होती है? वो भी सुबह 8 बजे। जैसे ही क्लास की घंटी बजी, मुझे सर उठाने का मौका भी नहीं मिला था कि पूरी क्लास में शोर मच गया। जैसे ही मैंने सर उठाया, मेरा मन किया कि मैं इस दुनिया को छोड़कर ही चला जाऊं। वो तीनों निशान अब और भी साफ दिख रहे थे। यहां तक कि कुछ मनचले लड़के सीटियां बजा रहे थे। सब लोग शांत हो जाइए। कल मैंने अपने पति को नाराज कर दिया था। ये सुनते ही मेरा चेहरा उतर गया। इस सवाल को सॉल्व करने ब्लैकबोर्ड पर कौन आ सकता है? मैं, प्रोफेसर। चुतियानले अपनी सीट से खड़ा होता है और धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ता है। मैं सर उठाकर चुतियानले की सफेद शर्ट को देखता हूं। क्लास में किसी की आंखें बंद नहीं थीं। हर कोई चुतियानले की गर्दन पर बने उन निशानों को और उसकी उस सफेद शर्ट को साफ देख सकता था। मैं पहले से ही बहुत परेशान था और क्लास खत्म होने के बाद भी लोग गॉसिप कर रहे थे कि चुतियानले और फुआन ने मैचिंग कपड़े पहने हैं और वो लव बाइट्स की बातें।
और वो बिना कुछ कहे बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ खड़ा रहा। सच कहूं तो मैं गुस्से से फटा जा रहा था, क्योंकि सब कुछ साफ था। आखिर पिछली रात फुआन के साथ किसने वक्त गुजारा था? नंदा यूनिवर्सिटी में फुआन कितनी पॉपुलर हो चुकी थी, इसका अंदाज़ा मुझे तब हुआ जब मैं दोपहर में कैंटीन गया। ये बात पूरे कैंपस की सबसे बड़ी खबर बन चुकी थी। मैंने खाना तो ऑर्डर किया, पर गुस्से में मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं था। तभी मैंने चुतियानले को कैफेटेरिया में आते देखा। उसने जानबूझकर अपनी शर्ट का कॉलर थोड़ा और ऊपर कर लिया था, ताकि कोई भी उसकी गर्दन के उस निशान को देखने से चूक न जाए। दोपहर की क्लास खत्म होने के बाद मैं घर लौटा। फुआन ने मेरे लिए तेल में भुनी हुई झींगा मछली यानी प्रॉन्स तैयार किए थे, पर मेरा मूड ठीक नहीं था। फुआन, मुझे इंस्टेंट नूडल्स खाने हैं। बात मानो ये सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा पेट थोड़ा ठीक नहीं है। तुम्हें ऐसा जंक फूड नहीं खाना चाहिए। मेरा मूड पहले ही खराब था और अब मैं अपनी पसंद के नूडल्स भी नहीं खा सकता था। फुआन आज पूरे दिन लैब के काम में बिजी थी। उसने देखा कि मैं काफ़ी अपसेट हूं, तो वो तुरंत किचन में गई और मेरे लिए नूडल्स बनाने लगी। जब मैं शावर लेकर नीचे आया तो फुआन टेबल पर नूडल्स रख चुकी थी। ये तो एकदम लग्जरी इंस्टेंट नूडल्स हैं। तुमने इसमें कितनी सारी चीज़ें डाल दी। इसे आराम से खाओ, कहीं मुंह न जल जाए। अच्छे से खाने पीने के बाद मेरा मूड काफ़ी बेहतर हो गया। तो अब बताओ, आज कॉलेज में क्या हुआ था? मैंने अपना फ़ोन फुआन के सामने रख दिया। स्क्रीन देखते ही फुआन के चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। उसे देखकर मुझे अचानक एहसास हुआ कि शायद मैंने बात का बतंगड़ बना दिया था। वो अपनी लैबोरेटरी के एक्सपेरिमेंट्स के लिए इतनी मेहनत कर रही थी और शाम को घर लौटकर मेरे लिए खाना भी बनाया, और मेरा रवैया उसके साथ ऐसा था। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, बस उसका इस तरह बातें करना मुझे थोड़ा दुखी कर रहा था। फुआन ने प्यार से मेरे सिर को सहलाया। कोई बात नहीं, इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी। रात को मैंने खुद आगे बढ़कर फुआन को अपनी बाहों में भर लिया। डियर, क्या तुम्हें कभी लगता है कि मैं बच्चों जैसी हरकतें करता हूं? बिल्कुल नहीं मेरे पति, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? आगे से उस चुतियानले से दूर रहना। फुआन ने हामी भरते हुए सिर हिलाया। ठीक है, जैसा मेरे पति कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। रविवार को मौसम बहुत सुहाना था, जिसने मेरा मूड और भी अच्छा कर दिया। मैं पहली मंजिल के एक धूप वाले कोने में बैठ गया और पूरे दिन स्केचिंग करता रहा। जब मैं उसके कमरे के पास से गुजरा तो फुआन ने अभी अभी एक कॉल डिस्कनेक्ट की थी। तुम्हारा काम खत्म हो गया? चलो कहीं बाहर टहलने चलते हैं। फुआन ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे गालों को खींचा। चलो चलते हैं। मुझे याद आया कि वो अभी किसी से बात कर रही थी। क्या मैंने तुम्हारे काम के बीच में खलल डाला? नहीं। फुआन थोड़ा रुकी। वो मेरे पापा का फ़ोन था। वो पूछ रहे थे कि हम दोनों के बीच आजकल सब कैसा चल रहा है। हमारी शादी के बाद ये पहली बार था जब मैंने फुआन के मुंह से पापा शब्द सुना था। तब मुझे अचानक याद आया कि हमारी शादी को 3 महीने हो चुके हैं और मैं आज तक अपने सास ससुर से नहीं मिला था। तो फिर किसी दिन हमें मम्मी पापा से मिलने उनके घर चलना चाहिए, वरना ये बहुत अजीब लगेगा। ठीक है, फिर अगले वीकेंड चलते हैं। इसी बहाने मैं तुम्हें अपने दोस्तों से भी मिलवा दूंगी। ये महज एक आम बातचीत थी, लेकिन मुझे इसमें एक शादीशुदा जोड़े वाली असली रोज़मर्रा की जिंदगी का एहसास हो रहा था। तभी फुआन को अचानक कुछ याद आया। चुतियानले वाला मामला सुलझ गया है, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सच कहूं तो मैंने दोपहर में ही देख लिया था। चुतियानले ने स्कूल के फोरम पर माफी मांगी थी और साफ किया था कि उसके और फुआन के बीच सिर्फ एक टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता है। चुतियानले सच में कितना गिरा हुआ इंसान है। मैं सही कह रहा हूं, वो सच में बहुत घटिया है। कितना बेशर्म है वो। एक रखैल या दूसरी औरत होने में और उसमें क्या फर्क है? तुम देख रहे हो, मेरी पत्नी वैसी इंसान नहीं है। तुम लोग हमारे पीठ पीछे साजिशें रच रहे हो। क्या तुमने अंदाजा लगा लिया था कि कुछ चल रहा है? इसी वजह से तुम इतने शांत थे। इतने शांत क्यों हो गए? क्या बाहर तुम्हारी कोई और औरत है? क्या मैं बाहर की औरत हूं? तभी पीछे से फुआन की धीमी और ठहरी हुई आवाज मेरे कानों में गूंजी। एक तेज हरकत के साथ मैं तुरंत घूमा और अपना फोन तकिए के नीचे छुपा दिया। तुम छुपकर मेरे दोस्तों के साथ हुई मेरी चैट्स कैसे पढ़ सकती हो? और तुमने उसमें क्या क्या देखा है? वैसे तुम्हारे ग्रुप का नाम ओल्ड एज होम में लड़कियों को ताड़ना है, या फिर कौन सा हैंडसम लड़का ओल्ड एज होम में जाकर मरेगा? ये नाम मैंने नहीं रखा है, मैं तो बस। मेरा बेताब हाथ फुआन की कमर को सहलाने लगा और उसने भी आगे बढ़कर मुझे एक गहरा किस किया। मुझे अंदर ही अंदर ये एहसास हो गया था कि अब चीजें मेरे हाथ से निकलने वाली हैं। अगले ही पल पूरा कमरा एक रूमानी और भीगे हुए एहसास से भर गया। एक और बिना सोए गुजरी रात।
अगली सुबह जब मैं जागा तो मेरी दाईं आंख लगातार फड़क रही थी। मुझे अजीब सा अंदेशा होने लगा था कि आज कुछ गड़बड़ होने वाली है। घर पर देर तक सोने का तो मौका ही नहीं मिला। दोपहर में मेरे सिर्फ 2 ही लेक्चर्स थे, एक इंग्लिश और दूसरा फिजिक्स का। आज गुयांजू का बर्थडे है। आखिरी क्लास के बाद हम सब बाहर मजे करने जा रहे हैं। हो सकता है कि आज रात मैं घर वापस ना आऊं। अच्छा, आज रात घर वापस नहीं आओगे? मैं पहले तो मना करने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब से हमारी शादी हुई है तब से मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर मजे करने नहीं गया हूं। ठीक है, अगर तुम रात को बाहर जा रहे हो तो अपना ख्याल रखना। क्या तुम सच में मान गई? थैंक यू सो मच मेरी प्यारी पत्नी। तुम दुनिया की सबसे बेस्ट वाइफ हो। वैसे आज दोपहर के फिजिक्स लेक्चर के लिए शायद मुझे एक कॉन्फ्रेंस में जाना पड़े। मेरी जगह कोई दूसरा प्रोफेसर क्लास ले सकता है। ध्यान से पढ़ाई करना, समझे? ठीक है। कॉलेज के अंदर पैर रखते ही मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सीधे दोस्तों से कह दिया, भाई लोग, आज दोपहर प्रोफेसर फुआन एक कॉन्फ्रेंस में जा रही हैं। उनकी जगह कोई दूसरा प्रोफेसर क्लास लेने आएगा। चलो, बढ़िया है। वैसे भी प्रोफेसर फुआन क्लास नहीं ले रही। वो सब्स्टिट्यूट प्रोफेसर तो बस एक क्लास के लिए आ रहे हैं, वहां कोई किसी को नहीं जानता। वो पक्का अटेंडेंस नहीं लेंगे। हाँ भाई, ये तो बिल्कुल मुमकिन है। तुम दोनों की हिम्मत कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गई है? वैसे हैन, तुम्हें कैसे पता चला कि प्रोफेसर फुआन आज दोपहर कॉन्फ्रेंस में जा रही हैं? अरे, जब मैं अभी आ रहा था तब मैंने प्रोफेसर फुआन को दूसरे प्रोफेसर से बात करते हुए सुन लिया था। बस यूं ही इत्तेफाक से सुन लिया। ओह, छोड़ो ना कि उसे कैसे पता चला। जरूरी ये है कि ये खबर बिल्कुल पक्की है। लेकिन शेनमिंग का आईडी कार्ड अभी भी मेरे घर पे ही है। उसने कहा था कि वो क्लास के बाद उसे लेने आएगा। ऐसा करते हैं, तुम लोग पहले रेस्टोरेंट जाकर टेबल और केक बुक कर लो। जैसे ही मेरी क्लास खत्म होगी मैं सीधे तुम लोगों से वहीं मिलूंगा। अच्छा, तो अब तुम्हारे लिए दोस्तों से बढ़कर प्यार हो गया? अरे नहीं यार, बंद करो ये सब। अगर मैंने अटेंडेंस शीट पर साइन नहीं किए तो मैं तुम लोगों की मदद भी कर सकता हूं। चलो ठीक है, ये क्लास खत्म होते ही हम यहां से निकल रहे हैं। जियान निंताओ, तुम सब पर नजर रखना। कॉलेज से बाहर निकलते ही गुयांजू थोड़ा परेशान दिखने लगा। तुम्हें सच में लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है? अरे मेरे भाई, आज तुम्हारा इतना बड़ा जन्मदिन है। इस वक्त सबसे जरूरी यह है कि तुम अपना बर्थडे खुशी खुशी मनाओ। इतना कहकर वो पेस्ट्री शॉप के अंदर चला गया। उधर क्लासरूम में जियान निंताओ अभी भी शेनमेंग को मैसेज भेज रहा था। ठीक है, क्लास खत्म होते ही कॉलेज के मेन गेट पर आ जाना और अपना आईडी कार्ड ले लेना। मैं अभी लड़कों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहा हूं। तभी क्लास शुरू होने का वक्त हुआ। सब लोग शांत हो जाइए। उसी पल क्लासरूम में एक बेहद जानी पहचानी आवाज गूंजी, धत्त तेरे की। सब गुड़गुबर हो गया। तुमने तो कहा था कि प्रोफेसर फुआन आज किसी सेमिनार में गई हैं। प्रोफेसर फुआन आमतौर पर क्लास में अटेंडेंस नहीं लेती, लेकिन इस वक्त ग्रुप चैट में मैसेजेस की बाढ़ आ चुकी थी, क्योंकि प्रोफेसर फुआन की क्लास बंक करने की हिम्मत किसी माई के लाल में नहीं थी। भाई, वहां सामने जो खड़ी हैं वो कोई भूत तो नहीं है ना? हम तो पूरी तरह फंस चुके थे। उधर बगल की पेस्ट्री शॉप में लड़के बड़े चाव से उस शेफ को देख रहे थे जो अपने हाथों में ताज़ा ताज़ा बेक किया हुआ केक का बेस लिए खड़ा था। हमारी क्लास से क्या कोई वॉशरूम गया है जो अब तक वापस नहीं आया? फुआन ने एक ही नज़र में ताड़ लिया कि उसका अपना पति और उसके कुछ खास दोस्त क्लास से गायब हैं। असल में फुआन को सच में उस सेमिनार में जाना था, लेकिन जब उसे ये ख्याल आया कि वो पूरी शाम मुझसे नहीं मिल पाएगी तो उसने सेमिनार छोड़कर सीधे क्लास लेने का फैसला कर लिया। किस्मत के इस अनोखे मोड़ ने फुआन को ऐन वक्त पर अपने ही पति को क्लास बंक करते हुए पकड़ने का मौका दे दिया था। अब हम और इंतजार नहीं करेंगे, क्लास सीधे शुरू करते हैं। जो 3 स्टूडेंट्स गायब हैं उन्हें बिना किसी जायज़ वजह के एब्सेंट माना जाएगा। रही बात उन्हें सजा देने की, तो वो हम बाद में उनके बर्ताव को देखकर तय करेंगे। उधर पेस्ट्री शॉप में दोस्त मेरी तारीफों के पुल बांध रहे थे। भाई, तुम तो सच में डिजाइनिंग के उस्ताद हो, मान गए यार तुम्हें। इन लगातार मिलती तारीफों ने मेरा दिमाग 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा सुनो, जियान निंताओ से कांटेक्ट करो और उसे सीधे रेस्टोरेंट की लोकेशन भेज दो। जैसे ही उसने जियान निंताओ को मैसेज भेजने के लिए अपना फोन खोला तो ग्रुप में आए 99 मैसेजेस देखकर उसके होश उड़ गए। भाई, सब खत्म। प्रोफेसर फुआन खुद क्लास लेने आ गई हैं। उन्होंने कहा है कि हम तीनों ने क्लास बंक की है और शायद हमें इसकी सजा भी मिलेगी। ग्रुप चैट में फुआन की एक तस्वीर भी थी जिसमें वो बेहद गुस्से में पोडियम पर खड़ी दिखाई दे रही थी। इसके बाद डिनर टेबल पे मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था। भाई लोग, मैं सच में बहुत माफी चाहता हूं।
मेरी वजह से तुम दोनों भी इस मुसीबत में फंस गए। झांग पेंग ने बेबसी से अपना हाथ हिलाया। अब कोई भी खुलकर मजे से खाना नहीं खा पा रहा था। रात को इस कदर पीने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि कोई होश खो बैठे। हमने बस थोड़ी देर मस्ती की और रात करीब 9 बजे सब अपने अपने घर के लिए निकल गए। मैंने एक टैक्सी ली और रास्ते भर यही सोचता रहा कि घर जाकर फुआन को सब कुछ साफ साफ समझा दूंगा। अभी मैंने ट्रैफिक सिग्नल पार ही किया था कि मुझे सड़क के किनारे फुआन की कार पार्क की हुई दिखी। मैं तुरंत आगे बढ़ा और कार में जाकर बैठ गया। फुआन ने मेरी तरफ आंख उठाकर देखा तक नहीं। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी। क्या मैं तुम्हें पूरी बात समझा सकता हूं? देखो, मुझे लगा कि तुम आज दोपहर उस सेमिनार में गई हो, और वैसे भी आज गुयांजू का बर्थडे था। फुआन ने बिना कुछ कहे अपने सुर्ख होंठ भींच लिए। ये औरत आज कुछ ज्यादा ही बेरुखी दिखा रही थी। मैं ही उन दोनों को बाहर लेकर गया था। तुम उन पर नाराज मत होना। अगर तुम्हें गुस्सा करना ही है तो सिर्फ मुझ पर करो। तुम खुद इतनी बड़ी मुसीबत में हो और अभी भी दूसरों को बचाने के लिए हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। घर पहुंचते ही मैं फुआन के पीछे पीछे घूमने लगा। मेरी प्यारी पत्नी, मैं तुमसे वादा करता हूं, ये पहली और आखिरी बार था। प्लीज फुआन, मेरे लिए इस बार उनका नाम डायरी में नोट मत करो। मैं उसके लिए अच्छे से धोकर फल लेकर आया। इसे यहां से हटाओ। कल सुबह क्लास है। मैं अच्छी तरह जानता था कि फुआन अपने उसूलों की पक्की है। वो एब्सेंट रहने वालों के साथ वही करेगी जो उसने कहा था। लेकिन अपने दोस्तों की खातिर मैं थोड़ा कष्ट उठाने को तैयार था। यही सोचकर मैं मुड़ा और शावर लेने चला गया। शावर लेने के बाद मैंने खुद को हिम्मत दी। हैन, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने दोस्तों को इस मुसीबत से बाहर निकालो। जब मैं बाथरूम से बाहर आया तो कमर पर सिर्फ एक तौलिया ढीले से लिपटा हुआ था। अरे तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? फुआन ने एक नज़र मुझ पर डाली और तुरंत अपनी पलकें झुका लीं। शर्म के मारे मैं झटके से पीछे मुड़ा और फुर्ती से कंबल के अंदर घुस गया। पढ़ना बंद करो और खुद को देखो। जाओ और जाकर अपना पाजामा पहनो। इस तरह यहां बदतमीजी मत करो। तुम मेरी पत्नी हो। भला अपनी पत्नी के सामने रहने को तुम बदतमीजी कैसे कह सकती हो? इससे पहले कि फुआन कुछ कह पाती, मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे चूम लिया। हेयन, तुम सरासर चीटिंग कर रहे हो। मेरी इस हद से ज्यादा बचकानी हरकत पर वो चिढ़ तो रही थी, लेकिन अपनी हंसी नहीं रोक पाई। मेरी जान, आज रात सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम मुझे जो चाहे सजा दे सकती हो। मेरी इन शरारतों से फुआन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो अभी भी थोड़ी कशमकश में थी। फिर उसने मुझसे कहा, कल सुबह तुम तीनों ऑफिस में मेरा इंतजार करना। अगली सुबह हम तीनों फुआन के केबिन के दरवाजे के बाहर एक कतार में सीधे खड़े थे। अंदर आ जाओ। अंदर घुसते ही गुयांजू ने माफी मांगने के लिए पूरे 90 डिग्री झुककर फुआन को प्रणाम किया। प्रोफेसर फुआन, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूं। कल मेरा जन्मदिन था। जन्मदिन मुबारक हो। फुआन के इन 3 शब्दों ने हम सबको हैरान कर दिया। चाहे क्लास मैं ले रही हूं या कोई और, सब्जेक्ट चाहे जो भी हो और वजह चाहे कितनी भी बड़ी हो, क्लास बंक करके बाहर मजे करने का कोई बहाना नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि तुम लोगों का पिछला रिकॉर्ड और बर्ताव काफी अच्छा रहा है, खासकर हेयन का, इसलिए इस बार मैं कोई कड़ा एक्शन नहीं ले रही हूं। मैं इसे बस एक आम एब्सेंट मानकर क्लोज कर रही हूं। इसके लिए तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट से 5 मार्क्स काटे जाएंगे। थैंक यू सो मच प्रोफेसर फुआन। भगवान करे आप 100 साल जिएं और आपकी जिंदगी हमेशा खुशहाल रहे। लेकिन मेरे उन नादान दोस्तों को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि उन्हें इस सजा से बचाने के लिए पिछली रात मैंने खुद को कितना कुर्बान किया था। क्लास में वापस आकर वो अभी भी इस बात पर मजे से चुटकुले सुना रहे थे। कल मैंने फुआन को शांत करने की पूरी कोशिश की। मैंने सोचा कि कुछ दिन आराम कर लेता हूं ताकि मेरी एनर्जी वापस आ जाए। लेकिन उधर फुआनन उदास होती जा रही थी। 1 हफ्ता हो गया था जब उसने आचेन को अपने गले से नहीं लगाया था। उसे लगने लगा था कि मैं उसे सिर्फ जरूरत के वक्त याद करता हूं। अब जब दोनों के बीच सब शांत था तो मैं उससे दूर गेस्ट रूम में रहने लगा। परेशान होकर फुआन अपनी सहेलियों के ग्रुप में चली गई और वहां जाकर पीने लगी। अपने प्यारे पति से इस तरह दूर होना उसे खाए जा रहा था। उसकी सहेली ने कहा, वानान, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही, लेकिन तुम उस बेचारे मासूम स्टूडेंट को क्यों परेशान कर रही हो? फुआन बोली, अरे मेरी प्यारी, कुछ मत कहो। मुझे तुम लोगों की जरूरत है। क्या तुम आ सकती हो? शाम को जब मैं घर लौटा तो देखा कि फुआन घर पर नहीं थी। मैंने उसे कॉल करने की सोची ताकि बात आगे बढ़ सके, लेकिन फिर इरादा बदल दिया। तभी फोन बजा। हेलो जीजा जी, मैं जोंगजेंग बोल रहा हूं। वानान ने बहुत ज्यादा पी ली है, हम उसे घर छोड़ रहे हैं। बस पहुंच गए। जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा तो जोंगजेंग की कार दरवाजे पर खड़ी थी। मैंने कहा, अरे इसने इतनी क्यों पी ली?
मैंने फुआन को संभाला। जोंगजेंग ने कहा, जीजाजी वानान, अब आपके हवाले, हम चलते हैं। मैंने कहा, शुक्रिया, रास्ते पर ध्यान रखना। मैंने फुआन को अपनी बाहों में उठाया और घर के अंदर ले आया। सोफे पर लेटी उस औरत को देखते हुए मैंने पूछा, तुमने इतनी शराब क्यों पी? तुम्हें तो अपने घर का रास्ता तक याद नहीं था। ये पहली बार था जब मैं फुआन को इस हालत में देख रहा था। फुआन ने अपने हाथ मेरे गले में डाल दिए और मुझे कसकर पकड़ लिया। मैंने गुस्से और हंसी के मिले जुले अंदाज में पूछा, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूं मेरे प्यारे पति? जैसे ही मैं उठने लगा, फुआन ने मुझे रोक लिया। पतिदेव, अब नाराज मत हो, ठीक है? मैं अपनी गलती मानती हूं। आगे से मैं तुम्हें कॉलेज में परेशान नहीं करूंगी। मैंने कहा, आगे से कभी इस तरह मत पीना। बाहर बहुत बुरे लोग हैं। और हां, किसी को भी जाकर ऐसे गले मत लगा लिया करो, समझी? उसने कहा, तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हें इतने सालों से प्यार करती हूं, मैं कभी गलती नहीं कर सकती। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बीवी, तुम सच में बहुत ज्यादा नशे में हो। हमारी शादी को तो अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं। अगले दिन जब मैं उठा तो सुबह के 10 बज चुके थे। नीचे आने पर देखा कि फुआन पैन से गर्मा गर्म फ्राइड एग निकाल रही थी। उसने कहा, यहां आओ, लिंक चेन। मेरे पति अब नाराज नहीं है ना? कल रात मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। अगर आगे तुमने मुझे परेशान किया तो मैं इसे कॉलेज के फोरम पर पोस्ट कर दूंगी, ताकि सब देख सकें कि कॉलेज की वो मशहूर और शांत रहने वाली प्रोफेसर फुआन असल में घर पर कैसी हैं। फिर उसने प्यार से कहा, मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर यह हार्ट शेप एग बनाया है और टेबल पर तुम्हारा पसंदीदा ब्रेकफास्ट तैयार है। शुक्रवार को मेरी सिर्फ एक ही क्लास थी। मैं काफी देर तक मॉल में घूमता रहा ताकि अपने सास ससुर से मिलने के लिए कुछ तोहफे खरीद सकूं। दिल में एक अजीब सी घबराहट लिए मैं तोहफे लेकर घर पहुंचा। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से एक तेज आवाज आई, तुम दोनों मेरे खिलाफ बगावत करना चाहते हो? क्या इस घर में मुझे बोलने का कोई हक नहीं है? एक तरफ वो शख्स था जो 3 साल तक मेरा फिजिक्स प्रोफेसर रहा था, और दूसरी तरफ वो जो मेरी आइडल थी। उस वक्त फुआन और शियागोआ डर के मारे दीवार से चिपके हुए थे। घबराकर जब फुआन ने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे पर एक नौजवान खड़ा था जो बचपन से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। दरअसल फुआन की मां दुनिया की एक मशहूर स्टाइलिस्ट थीं और बचपन से मेरी आइडल रही थीं। फुआन ने मुझे दरवाजे से अंदर खींचते हुए कहा, मम्मी, आप उसे डरा रही हैं। चेन, ये मेरी मम्मी है और ये मेरे पापा। मैं इतने समय से शिया सर के साथ था, लेकिन मुझे कभी अंदाजा नहीं हुआ कि शिया सर ही फुआन के पिता हैं। मैंने अदब से कहा, अंकल शिया, आंटी फू, नमस्ते। वानान और मैं कल ही आप लोगों से मिलने आने वाले थे। आंटी ने कहा, आचेन को देखो, कितना समझदार बच्चा है। और तुम दोनों की उम्र मिलकर 80 साल से ज्यादा है, लेकिन तुम कभी अपने किए का अंजाम नहीं सोचते। इतनी बड़ी शादी हो गई और मुझे भनक तक नहीं लगने दी। अब जाकर मुझे पूरी बात समझ आई। आंटी फू को अचानक पता चला था कि वो सास बन चुकी हैं, इसलिए वो गुस्से में थीं। मैं तुरंत आगे बढ़ा और कहा, आंटी, आप अभी नाराज मत होइए। वानान को समझ नहीं आ रहा था कि आपको ये बात कैसे बताए। आंटी ने प्यार से मेरा हाथ थामकर कहा, चेन, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। इस बाप बेटी की तरफदारी मत करो, गलती पूरी तरह से फुआन की ही है। फुआन ने माहौल को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, मम्मी, आप थोड़ी देर हेन के साथ आराम क्यों नहीं करती? मैं पापा के साथ मिलकर डिनर तैयार करती हूं। आंटी फू ने गुस्से में कहा, मेरे सामने से हट जाओ। वैसे आंटी फू को हमेशा बहुत शांत और एलिगेंट होना चाहिए था। ये पहली बार था जब मैं उन्हें इस तरह गुस्से में देख रहा था। बातचीत शुरू करने के इरादे से मैंने कहा, आंटी फू, मुझे डिजाइन्स बहुत पसंद हैं। मैं बचपन से ही आपका बहुत बड़ा फैन रहा हूं। असल में मुझ जैसा सोशल इंसान भी इस वक्त अजीब सी घबराहट और सोशल एंग्जाइटी महसूस कर रहा था। आंटी फू का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और वो मुझसे बोली, हैन, इस शादी के फैसले में वानान ने जरा भी समझदारी नहीं दिखाई, लेकिन अब मैं तुम्हारी तरफ से उसे सीधा करूंगी। इन दोनों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, क्या तुम्हें यह ठीक लगता है? शादी का सर्टिफिकेट हाथ में आने तक इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, और इस बूढ़े ने भी इसे छुपाने में उसकी मदद की। फिर उन्होंने फुआन से कहा, कल तुम आचेन को घर लेकर आओगी एक ऑफिशियल डिनर के लिए। फुआन ने सिर हिलाया। ठीक है, मैंने कहा, आप और अंकल आराम से घर जाइएगा। फुआन को महसूस हो रहा था जैसे मेरी नजरें उसे चीर कर रख देंगी। उसने घबराते हुए अपने बाल ठीक किए। मैंने सीधे फुआन से सवाल किया, क्या तुम्हारे पास मुझे बताने के लिए कुछ नहीं है? उसने मासूमियत से कहा, सॉरी मेरे पतिदेव, मुझे ये बात तुमसे नहीं छुपानी चाहिए थी। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं सीधे मुड़ा और अकेले जाकर अपने स्केच बनाने लगा। लेकिन मेरा मन शांत नहीं था, दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा था। मुझसे एक लाइन तक नहीं खींची जा रही थी।
अचानक मुझ पर एक बहुत बड़ा प्रेशर आ गया था। मैं हमेशा सोचता था कि मेरे सास ससुर बहुत साधारण लोग हैं, बस कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं। लेकिन अब मुझे पता चला कि वो यूएशिया ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। उनका फैमिली बैकग्राउंड और उनकी पावर मेरे मुकाबले एक बिल्कुल अलग लेवल पे थी। तभी फुआन दरवाजे पर आई। हेन, बाहर आओ और थोड़े फल खा लो। जब मेरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो उसने दरवाज़ा धकेला और अंदर आ गई। उसने मुझे डेस्क पर गुमसुम बैठे देखा। मैंने कहा, फुआन, मैं अभी तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। वो पास आकर बोली, मेरे पति, मेरा इरादा तुमसे कुछ छुपाने का नहीं था। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे अब समझ आया कि प्रोफेसर शिया जिस बिगड़ी हुई बेटी की बात करते थे वो तुम ही हो। तुमने जानबूझकर मेरा मजाक उड़ाया ना। फुआन ने तुरंत फलों की प्लेट एक तरफ रखी और मेरी बाहों में सिमट गई। तो अब जब तुम्हें सब पता चल गया है तो क्या तुम अब मेरे साथ नहीं रहना चाहते? मैंने उसका चेहरा देखते हुए कहा, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता? साफ था कि फुआन को इस रिश्ते में अपनी जगह खोने का बहुत डर था। मैंने बात को थोड़ा गंभीर बनाते हुए कहा, फुआन, जो भी गलती करता है उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। क्योंकि तुमने इस बार बहुत ही खराब बर्ताव किया है, इसलिए कुछ दिनों के लिए तुम अकेली सोओगी। ये सुनते ही फुआन घबरा गई और झटके से खड़ी हो गई। लेकिन मैंने उसे सफाई देने का कोई मौका नहीं दिया। मैं सीधे बेडरूम में गया और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया। अगले दिन प्लान के मुताबिक मैं और फुआन उनके माता पिता के विला पहुंचे। मैंने तोहफे आगे बढ़ाते हुए कहा, मम्मी पापा, ये तोहफे हम आपके लिए लाए हैं। कल मैं बहुत नर्वस था, इसलिए समझ नहीं पाया कि आपको क्या कहकर बुलाऊं। वहां फुआन और उसके पापा शियागोआ ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों के नीचे काले घेरे थे। पूछने की जरूरत ही नहीं थी, दोनों को उनकी पत्नियों ने बेडरूम से बाहर निकाल दिया था और उनकी रात जागते हुए कटी थी। आंटी फू ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, आओ आओ, तोहफे लाने की कोई जरूरत नहीं थी। खाना तैयार है, तुम्हें भूख लगी होगी। फिर उन्होंने आगे कहा, आचेन, तुम्हारी माँ तुम्हें एक बात साफ कह रही है। वानान उम्र में तुमसे बड़ी है, लेकिन उसका दिल अभी भी बच्चों जैसा है। उसका गुस्सा भी बहुत खराब है। अगर वो कभी भी अपनी हद पार करे तो मुझे बताना, मैं उसे ठीक कर दूंगी। और अगर फिर भी बात न बने तो मम्मी तुम्हारे लिए उससे कोई बेहतर लड़की ढूंढ देगी। मैंने सामने बैठी बेचारी सी दिख रही फुआन की तरफ देखा। लंच के बाद आंटी फू मुझे अपने पर्सनल रूम में ले गईं। हम पूरी दोपहर वहीं रहे। फुआन ने कई बार दरवाजे पर आकर सुनने की कोशिश की, लेकिन कमरा पूरी तरह साउंड प्रूफ था, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। उसने बुदबुदाते हुए कहा, क्या आप लोग एक पल के लिए भी शांत नहीं बैठ सकते? मुझे साफ दिख रहा है कि मेरी माँ मुझे रिप्लेस करने की तैयारी कर रही हैं। शाम के ठीक 7 बजे हम आखिरकार कमरे से बाहर निकले। मेरी बाहों में एक बॉक्स था। फुआन ये देखने के लिए आगे बढ़ी कि उसमें क्या है, लेकिन मैंने उसे बिना दिखाए साइड से रास्ता बदल लिया। घर वापसी का रास्ता करीब 1 घंटे का था। पूरे रास्ते में अपने फ़ोन को देखकर बेवकूफ़ों की तरह मुस्कुराता रहा। फुआन पूछना चाहती थी कि मैं क्या देख रहा हूं, लेकिन वो नाराज़गी में मुंह फुलाए बैठी रही। जैसे ही हम घर पहुंचे, फुआन से आखिरकार और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने एंट्री पर ही मेरा रास्ता रोक लिया और पूछने लगी, हैन, मम्मी ने तुमसे अंदर आखिर क्या कहा? क्या तुम सच में किसी और के पास जाने की सोच रहे हो? मैंने मजाक करते हुए पूछा, क्या तुम छुयान दीदी को जानती हो? उसने चिढ़कर कहा, नहीं। मैंने बात आगे बढ़ाई, छुयान आंटी की बेस्ट फ्रेंड की बेटी है। उसकी हाइट 1.70 है और वो डांस टीम में है। जैसा मुझे पसंद है वो बिल्कुल वैसी ही है। उसने गुस्से में कहा, क्यों नहीं? तुमने मुझसे झूठ बोला और अब तुम उससे मिलना चाहते हो। मैंने कहा, मैंने ये तो कभी नहीं कहा कि मैं उसके साथ रहने जा रहा हूं। फुआन का पारा चढ़ गया। लिंग चेन, तुम अभी से उसके साथ रहने के बारे में सोचने लगे? हमारी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं और तुम इतनी जल्दी बोर हो गए? मैंने चुटकी लेते हुए कहा, मैंने आंटी को कहते सुना कि छुयान दीदी की हाइट 1.70 है और वो डांसर हैं, तो उनका फिगर तो सच में काफी कमाल का होगा। फुआन चिल्लाई, नहीं चेन, तुम्हें उसे छुयान दीदी बुलाने का कोई हक नहीं है। सीढ़ियां चढ़ते हुए मैंने पीछे मुड़कर कहा, प्रोफेसर फू, बेहतर होगा कि आप स्टडी रूम में जाकर सीरियसली अपने लेक्चर्स तैयार करें। मैं अकेले इस बेडरूम का मजा लेंगे। फुआन गुस्से से पागल हो रही थी, तुम मुझे प्रोफेसर फू बुला रहे हो और दूसरों को दीदी? अगले दिन क्लास के दौरान फुआन की आवाज में वो कशिश नहीं थी और उसका चेहरा भी हमेशा की तरह चमक नहीं रहा था। साफ था कि पिछले 2 दिनों से उसने ठंड में ठीक से कंबल नहीं ओढ़ा था, जिसकी वजह से उसे सर्दी जुकाम हो गया था। फुआन पूरे दिन परेशान रही। उसने कई बार अपना फ़ोन चेक किया, लेकिन उसके पति का कोई मैसेज नहीं आया था। वो सोचने लगी, क्या मेरे पति सच में मुझे छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शाम को घर लौटते वक्त मैंने कुछ कोल्ड मेडिसिन खरीदी।
मैंने दवा तैयार की और फुआन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, दवा पी लो, वरना तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। फुआन ने रोनी सूरत बनाकर कहा, मेरे पति, प्लीज मुझे मत छोड़ना। मैं आगे से कॉलेज में कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी और न ही कभी कुछ छुपाऊंगी। मैंने उसे संभाला, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा हूं। जल्दी से दवा पियो, मैं तुम्हारे लिए नूडल्स का एक बाउल बना देता हूं। खाने और सोने के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं उठकर सूप नूडल्स बनाने लगा, जिससे पूरा घर महक उठा। फुआन नूडल्स देखकर इतनी इमोशनल हो गई कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, मेरे पति, क्या तुमने मुझे सच में माफ कर दिया है, या फिर मेरी बीमारी देखकर तुम्हें मुझ पर तरस आ गया? मैंने कहा, मैंने तुम्हें सच में माफ कर दिया है, लेकिन आगे से मुझसे कभी झूठ मत बोलना। नूडल्स का बाउल फटाफट खत्म करने के बाद वानान अपने पति को कसकर पकड़कर सो गई। फुआन एक छोटी बिल्ली की तरह मुझसे चिपकी हुई थी। उसने सोते सोते कहा, मेरे पति, पिछले कुछ दिनों से मैं एक बार भी अकेले नहीं सोई। मुझे बहुत डर लग रहा था कि तुम मुझे सच में छोड़ दोगे। मैंने प्यार से कहा, वानान, तुम इतनी इनसिक्योर होना बंद नहीं कर सकती? उस दिन मैं बस पेंटिंग स्टूडियो में थोड़ा शांत वक्त बिताना चाहता था और तुमने मुझसे पूछ लिया कि क्या मैं तुमसे अलग हो रहा हूं। क्या हमारा प्यार इतना कमजोर है? फुआन, मैं तुमसे सच में बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, दिल से प्यार करता हूं। आगे से कभी ऐसी फालतू बातें मत सोचना, ठीक है? अगले दिन जब फुआन घर लौटी तो उसने देखा कि मैंने घर में एक नया सेफ लॉकर रखवा दिया है। उसने हैरान होकर पूछा, तो मम्मी ने कल मुझे जो भी तोहफे दिए थे वो सब इसके अंदर बंद हैं? मैंने मुस्कुराकर कहा, मम्मी ने कहा था कि ये जेड पेंडेंट उनके खानदान की अमानत है। इसके अलावा फैमिली के प्लॉट्स और वो पेंटिंग स्टूडियो भी मम्मी के नाम पर था, जो अब सब मुझे दे दिया गया है। शुरुआत में मैं इसे नहीं लेना चाहता था, लेकिन मम्मी ने जबरदस्ती दे दिया। फुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो, इसका मतलब फू फैमिली की सारी कीमती चीजें अब तुम्हारे और मम्मी के हाथ में हैं। मेरे और पापा के पास तो सिर्फ हमारा सैलरी कार्ड बचता है। शाम को फुआन की खास सहेलियों ने एक बार में मिलने का प्लान बनाया था। फुआन तो बिल्कुल रिलैक्स थी, लेकिन जाने से पहले मैं थोड़ा नर्वस महसूस कर रहा था। फुआन ने ढांढस बंधाया, तनाव मत लो, वो सब बहुत फ्रेंडली हैं। जब मैं प्राइवेट लाउंज में पहुंचा तो वहां सिर्फ जोंग जेंग और नानिन मौजूद थीं। फुआन ने इंट्रोड्यूस कराया, ये हैं जीजा जी, और मैं नानिन हूं। जोंग जेंग से तो तुम पिछली बार मिल ही चुके हो। मैं नानिन को देखकर हैरान रह गया, जो डॉक्टर जियांग हॉस्पिटल में व्हाइट कोट पहने इतनी सीरियस दिखती थी। वो इस वक्त मेरे सामने एक टाइट पिंक ड्रेस में खड़ी थीं। तभी दरवाज़ा खुला, लो, मैं भी आ गई। भला अपने जीजाजी से मिलने में मैं कैसे लेट हो सकती हूँ? हेलो जीजाजी, मैं जियान शुरो हूँ, मैं भी गेंग हाई स्कूल से हूँ। मैं अपने सामने जियान शुरो को देख रहा था और मुझे सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। हाँ, मुझे पता है कि तुम गेंग हाई स्कूल से हो। उस वक्त तुम पूरे स्कूल की क्वीन हुआ करती थी, ब्यूटी क्वीन। तभी जीजाजी ने बीच में टोकते हुए कहा, अरे नहीं, तुम गलत कह रहे हो। उस समय की असली ब्यूटी क्वीन तो कोई और ही थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम उसे न जानते हो। खैर, वो उस वक्त सिर्फ पढ़ाई में डूबी रहती थी, तो शायद इसलिए लोग उसे नहीं जानते थे। उनकी बात सुनकर वहां मौजूद सब लोग हंसने लगे। सब इस मजाक का मज्जा ले रहे थे, लेकिन मैं चुपचाप हू वानान की तरफ देखने लगा। मेरा दिल बैठा जा रहा था, क्योंकि वानान भी उसी गेंग हाई स्कूल में पढ़ी थी। लो हो गया सियापा। वानान का चेहरा फिर से उतर गया था। मुझे अच्छे से पता था कि जियांग शुरू ये सब जानबूझकर कर रही थी। मैं वानान को बहुत अच्छे से समझता हूं। वो इस वक्त बुरी तरह भड़की हुई थी। बात ये नहीं थी कि उसे पता नहीं था कि वे दोनों एक ही स्कूल में थे, बल्कि गुस्सा उसे इस बात पर आ रहा था कि मुझे उसके अलावा किसी दूसरी लड़की का चेहरा याद था। वो सच में बहुत ज्यादा जेल्स हो रही थी। तभी महफिल के आखिर में एक वेटर ऑटोग्राफ लेने आया। जियांग शुरू दरवाजे के पास ही बैठी थी। जब मेरी नज़र उसकी हैंडराइटिंग पर पड़ी तो मैं हैरान रह गया। कितनी घटिया राइटिंग थी। लोग सच में कितना बदल जाते हैं। स्कूल के दिनों में तो वो कितना खूबसूरत लिखती थी। दूसरी तरफ वानान को अंदर ही अंदर बहुत ठेस पहुंची थी। उसका पति स्कूल के दिनों से ही किसी और ब्यूटी क्वीन को याद रखे बैठा था। वो थोड़ी देर और वहां चुपचाप बैठी रही और फिर घर जाने का बहाना बनाकर मेरे साथ निकल गई। घर पहुंचते ही मैं उसे मनाने में जुट गया। अरे मेरी जान, मेरी प्यारी बीवी, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम भी गेंग हाई स्कूल में थीं। शादी के बाद से तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं। वानान ने गुस्से में पूछा, तो तुम्हें क्या लगता है जियांग शुरू मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? मैंने तुरंत कहा, अरे कहाँ, वो तो एक नंबर की चालू औरत है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, आगे से उससे कोई वास्ता मत रखना। वानान ने मुझे घूरते हुए कहा, मैं किसी को इतनी जल्दी जज नहीं करती, पर तुम्हें कैसे पता कि वो चालू है? अरे वो लड़कों के जज्बातों से खेलती है।
सीधे शब्दों में कहूं तो वो अच्छी लड़की नहीं है। अगर उसके पुराने खत मेरे पुराने घर में न छूटे होते तो मेरा मन करता है कि मैं उन्हें अभी के अभी फूंक दूं। लेकिन ये बात मैं अपने दिल में दबाकर नहीं रख पा रहा था। रात को बिस्तर पर मैं करवटें बदलता रहा, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया। वानान, मैं और नहीं छुपा सकता। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, प्लीज गुस्सा मत होना। वानान ने अपनी आंखें सिकोड़ी। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि मैंने उसे रोक दिया। पहले मेरी पूरी बात सुनो। उस वक्त मैं 8वीं में था और तुम लोग 12th में थे। एक दिन वो मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई और मुझे लव लेटर्स लिखने लगी। मुझे लगा कि वो मुझे पसंद करती है। वो सारे खत आज भी मेरे पुराने घर में हैं। अगली बार जब मैं वहां जाऊंगा तो उन्हें जला दूंगा। वानान का चेहरा अब भी गंभीर था। मैंने मिन्नत करते हुए कहा, अरे बाबा, उस वक्त मैं बहुत छोटा और नासमझ था। तभी वानान ने ठंडी आवाज में कहा, नहीं, असल में वो मैं थी। मैंने ही जियांग शुरू से कहकर वो सारी चीजें तुम तक पहुंचवाई थीं। ये सुनते ही मैं बिल्कुल सुन्न पड़ गया। वानान ने मेरी आंखों में देखते हुए पूछा, तो तुम्हें उन खतों में लिखे शब्द और भावनाएं पसंद थीं या वो लड़की पसंद थी? जाहिर है वो खत। वानान, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। वानान का दिल इस बात से बैठ गया। यह है बुद्धू इंसान। क्या खत पढ़ते वक्त कोई भेजने वाले का नाम भी नहीं देखता? लेकिन इसमें इसकी क्या गलती? सारी गलती तो उस जियांग शुरू की थी जिसने बीच में कुरियर का काम किया था। वानान ने गुस्से में अपना फोन निकाला। उसने अपनी सहेलियों के ग्रुप से जियांग शुरू को रिमूव कर दिया और वीचैट से भी उसे ब्लॉक कर दिया। वहां जब जियांग शुरू ने अपनी स्क्रीन पर वो लाल रंग का एक्सक्लेमेशन मार्क देखा तो उसका दिल बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी क्या गलती थी। मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि जियांग शुरू को जियान जियान का मैसेज आया, ताकि तुम्हें साफ साफ पता रहे कि तुम क्यों ब्लॉक हुई हो। जीजाजी ने कहा है कि तुम मर्दों के जज्बातों से खेलती हो। वो नहीं चाहते कि वानान अब तुमसे कोई रिश्ता रखे। ये पढ़कर जियांग शुरू के होश उड़ गए। क्या? मैंने कब मर्दों के जज्बातों से खेला? भाई, मैं 27 साल की हो चुकी हूं और आज तक सिंगल हूं। पैदाशी सिंगल। जिस इकलौते लड़के से मैं प्यार करती हूं वो देश से बाहर है और मुझसे बात तक नहीं करना चाहता। भला मैं कब से एक बेवफा पत्नी बन गई? जब से फू वानान ने नीचे के गेस्ट रूम को मेरे पेंटिंग स्टूडियो में बदला था, तब से मेरा उसके स्टडी रूम में जाना बहुत कम हो गया था। आज वानान स्कूल के काम से बाहर गई हुई थी और मैं सुबह से ही अकेली बोर हो रही थी। दोपहर को अचानक वानान का फोन आया। उसने मुझसे कहा कि मैं उसके स्टडी रूम से एक जरूरी डॉक्यूमेंट ढूंढकर उसे भेज दूं। मैं वैसे भी बोर हो रही थी तो मैं उसके स्टडी रूम में चली गई। काम खत्म करके जब मैं बाहर निकलने लगी तो गलती से मेरा पैर टेबल के पास वाले कैबिनेट के दरवाजे पर लग गया। झटका लगते ही ऊपर से एक विंटेज लोहे का बॉक्स नीचे गिर पड़ा। मैं अच्छे से जानती हूं कि इस स्टडी रूम की हर चीज वानान के लिए कितनी कीमती है। मैं तुरंत उसे उठाने के लिए झुकी, लेकिन तभी उस बॉक्स का सारा सामान बाहर बिखर गया। उसमें ज्यादातर पुरानी चिट्ठियां थीं। मैंने खुद पर काबू रखा और उन्हें बिना पढ़े वापस रख दिया। रात को डिनर के वक्त मैं खोई खोई सी थी और वानान से बस यूं ही बेमन से बातें कर रही थीं। मेरा पूरा दिमाग बस इसी सोच में उलझा था कि आखिर वो खत किसके थे। तभी वानान ने सूप का कटोरा मेरे आगे बढ़ाते हुए पूछा, क्या बात है? तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैं तुरंत ख्यालों से बाहर आई और उसकी फिक्रमंद आंखों में देखने लगी। मैंने उसे दोपहर को स्टडी रूम में हुई उस बात के बारे में बता दिया। ये सुनते ही मैंने साफ देखा कि वानान के चेहरे के एक्सप्रेशंस एकदम से बदल गए। मैंने बात संभालते हुए कहा, वो सारे खत मैंने उन्हें पढ़ा नहीं। उसने धीरे से बस इतना कहा, हूं। मैंने झिझकते हुए पूछा, क्या वो इंसान तुम्हारे लिए आज भी बहुत मायने रखता है? वानान ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, अब नहीं। मैं कोई बेवकूफ नहीं थी। अब नहीं का मतलब था कि पहले तो वो बहुत जरूरी था। जाहिर है वो उस लड़के से बहुत प्यार करती होगी, वरना कोई किसी के लिए इतने सारे खत क्यों लिखेगा? वानान ने जब मुझे अपनी प्लेट में रखी मछली को गुस्से में कांटे से कुरेदते हुए देखा तो वो अपनी हंसी नहीं रोक पाई। अरे मेरी जान, क्या तुम जेलस हो रहे हो? तुम्हें डर लग रहा है कि मैं किसी और मर्द से प्यार करने लगूंगी? मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर जलन का पूरा घड़ा ही फूट गया हो, लेकिन मैं बाहर से खुद को सख्त दिखाते हुए अकड़कर बोला, अरे मुझे क्या फर्क पड़ता है? क्या मैं इतना छोटा सोचता हूं? वो तो बस कुछ पुरानी चिट्ठियां थीं। वैसे भी अब तुम मेरी पत्नी हो। पर सच तो ये था कि मेरा दिल अंदर ही अंदर बुरी तरह जल रहा था। ये सोचकर ही मुझे गुस्सा आ रहा था कि वानान ने कभी किसी और लड़के को इतनी शिद्दत से चाहा था। यहां तक कि मेरे हाथ में जो सूप था वो भी मुझे खट्टा लगने लगा था। चिढ़कर मैंने अपने चम्मच कांटे टेबल पर रख दिए। वानान मेरा ये दोगलापन समझ गई कि जुबान पर कुछ और है और दिल में कुछ और।
लेकिन उसने आगे कोई सफाई नहीं दी और चुपचाप मुस्कुराते हुए खाना खाने लगी। पिछले कुछ दिनों से वानान ने नोटिस किया था कि मैं अक्सर अपने स्टूडियो में ही डूबा रहता हूं और हमारे पास एक दूसरे के लिए बिल्कुल वक्त नहीं बचता। वानान को लगा कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे रिश्ते की कशिश कम हो जाएगी। शाम को वानान प्लेट में अंगूर लेकर मेरे स्टूडियो में आई और सीधे मेरी गोद में आकर बैठ गई। मेरे बाबू, तुम इतने उदास क्यों हो? अपनी बीवी को बताओ ना। वो मुझसे लिपटकर लाड़ जताने लगी तो मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, दरअसल कंपटीशन के लिए मेरा स्केच अब तक पूरा नहीं हुआ है। वानान ने कहा, एक काम करो, ये ड्राफ्ट मम्मी को भेज दो और उनसे कहो कि एक बार देख लें। आमतौर पर मैं अपने प्रोफेशनल काम को लेकर अपनी सास से काफ़ी सलाह लेता रहता हूं और पिछले 2 महीनों में मुझमें काफ़ी सुधार भी आया है, लेकिन इस बार मामला अलग था। मैंने कहा, नहीं, मम्मी इस कंपटीशन की जज हैं। अगर मैंने उनसे अपने काम में सुधार करवाया तो ये बाकी लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। लोग कहेंगे कि मैंने सोर्स और सिफारिश का इस्तेमाल किया है। वानान ने धीरे से मुस्कुराया। उसने नहीं सोचा था कि उसका पति इतना ईमानदार और उसूलों का पक्का है। मैंने थोड़े मायूस लहजे में आगे कहा, मेरा एक पुराना क्लासमेट है, सुना है उसने अपनी इलस्ट्रेशन पूरी भी कर ली है और मैं यहाँ अब तक कलर्स के सैचुरेशन में ही उलझा हुआ हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं बाकी सबसे बहुत पीछे छूट गया हूँ। वानान ने मुझे दिलासा देते हुए कहा, जल्दी काम करने का मतलब ये नहीं होता कि काम अच्छा ही हो। आर्ट के काम में थोड़ा वक्त और बारीकी लगती है। अगर तुम्हें कोई इंस्पिरेशन नहीं मिल रही है तो हम दोनों कहीं बाहर घूमने चल सकते हैं। थोड़ा धीमे चलने में कोई बुराई नहीं है। क्यों ना इस वीकेंड हम किसी हॉट स्प्रिंग रिसॉर्ट पर चलें? उसका ये प्यार देखकर मैंने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। मुझे राजी होते देख वानान खुशी से झूम उठी और उसने मेरे चेहरे पे कई सारे किसेस कर दिए। लो, ये तुम्हारा रिवॉर्ड है बाहर चलने के लिए राजी होने का। अब बताओ, आज रात खाने में क्या खाओगे? मैं खुद बनाऊंगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, तो फिर अपनी सबसे बेस्ट डिश बनाओ। कोका कोला चिकन विंग्स। वानान ने मेरी आंखों में देखते हुए शरारत से कहा, ठीक है, लेकिन आज रात तुम्हें भी मुझे एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड देना होगा। शुक्रवार को जैसे ही स्कूल खत्म हुआ हम दोनों सीधे वहां से निकल गए। मैं छुपते छुपाते किसी तरह कार में आकर बैठ गया। वानान ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी शिकायत थी। मेरी जान, आखिर हम कब पूरी दुनिया के सामने अपने रिश्ते को कबूल करेंगे? मैंने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। जैसे ही मेरी डिग्री पूरी हो जाएगी हम सबको बता देंगे। मेरी अच्छी बीवी, बस थोड़ा सा इंतज़ार और कर लो। वो हॉट स्प्रिंग रिसॉर्ट अंदर से बेहद आलीशान और किसी बड़े लग्जरी होटल जैसा सजा हुआ था। हमारे पहुंचते ही एक रिसेप्शनिस्ट हमें हमारे कमरे की तरफ ले जाने लगा। मैंने धीरे से वानान के कान के पास झुककर फुसफुसाया, वाह यार जान, तुमने इतने पहले से सब कुछ कितनी बारीकी से प्लान किया है। तुम सच में मेरा कितना ख्याल रखती हो। वानान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल ये मिस्टर शिया का होटल है। मैं अंदर से थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर मैंने इस बात को नॉर्मल लिया। वैसे इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं थी। मिस्टर शिया इतने बड़े आदमी हैं तो उनका इतना बड़ा होटल होना लाजमी था। वानान ने मेरे मजे लेते हुए आगे कहा, तो इस हिसाब से हमें यहाँ के कोई पैसे नहीं देने होंगे, बशर्ते आज रात तुम अच्छे बच्चे बनकर रहो। ये होटल मिस्टर शिया की तरफ से हमारे लिए एक परमानेंट गिफ्ट था। मैं सच में वानान की बातों के आगे हार मान जाता हूं। मैंने हंसते हुए कहा, वानान, तुम्हारे दिमाग में कभी कोई सीधी बात नहीं आती क्या? उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं सिर्फ तुम्हारे सामने ही ऐसी बहकी बहकी बातें करती हूं। रात को जब मैं शॉवर ले रहा था तब वानान नीचे कुछ सामान लेने गई। तभी वहां से गुजर रहे चुतियानले की नज़र उस पर पड़ गई, जो वहां किसी डेट पर आया हुआ था। वानान को देखते ही चुतियानले को स्कूल फोरम वाली वो पुरानी बात याद आ गई जिसकी वजह से उसकी सरेआम थू-थू हुई थी। चुतियानले ने गुस्से में खुद से कहा, फू वानान, उस फोरम की वजह से मेरी भारी बेइज्जती हुई थी। आज सही मौका मिला है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इधर वानान अपना पार्सल लेकर होटल से बाहर निकली तो उसे सड़क के दूसरी तरफ एक पेस्ट्री की दुकान दिखाई दी, लेकिन रात काफ़ी हो चुकी थी इसलिए केक तैयार होने में थोड़ा वक्त लग रहा था। वानान ने पेमेंट की, पर तभी अचानक बैटरी खत्म होने की वजह से उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। काफ़ी देर बाद वानान हाथ में केक का डिब्बा लिए जल्दी जल्दी होटल वापस लौटी। जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर आई उसे गलियारे में कुछ शोर शराबा सुनाई दिया। उसने उचक कर आगे देखा तो हैरान रह गई। मैं गीले बालों के साथ दरवाजे पर खड़ा था और मेरे माथे पर चोट का एक गहरा लाल निशान था। वानान केक का डिब्बा वहीं जमीन पर फेंककर सीधे सिक्योरिटी गार्ड्स को हटाती हुई मेरे पास दौड़ी। क्या हुआ मेरे बच्चे, तुम ठीक तो हो? वानान को सामने देख मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारा फ़ोन क्यों बंद आ रहा था?
वानान ने घबराते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए छोटा सा केक लेने गई थी, पर फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई। मुझे माफ़ कर दो मेरी जान। तभी पास खड़ा होटल का मैनेजर डर से कांपने लगा और बोला, मैडम, अभी कुछ देर पहले कोई ज़बरदस्ती आपके कमरे में घुस गया था। उसी हाथापाई में छोटे सर को चोट लग गई। ये सुनते ही वानान ने गुस्से और फिक्र में मैनेजर से कहा कि वो तुरंत डॉक्टर को बुलाए। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे माथे से बालों को हटाया और तड़पते हुए पूछा, ये सब कैसे हुआ? मैंने दर्द से अपना चेहरा सिकोड़ते हुए कहा, मैं बस अभी नहाकर निकला ही था कि मुझे दरवाजे पर कुछ आहट सुनाई दी। मुझे लगा तुम वापस आ गई हो, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही मैं बाहर आया, मैंने देखा कि वो कमीनाचू तियानले बिल्कुल नग्न हालत में हमारे बेड पर लेटा हुआ था। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं उसे पीटने के लिए आगे बढ़ा। ये सुनकर वानान का चेहरा गुस्से से काला पड़ने लगा। उसने पूछा, और तुम्हारे माथे पर ये चोट? मैंने कहा, उसने मुझ पर पानी के ग्लास से हमला कर दिया। पर तुम फिक्र मत करो बीवी, भले ही मैंने खाना नहीं खाया था और मुझमें ताकत कम थी, लेकिन मैंने भी उसे अच्छे से कूट दिया है। वानान ने बेहद लाड़ और दर्द से अपनी उंगलियों से मेरे माथे की उस लाल सूजन को छुआ। उसकी आंखें उसी पल आंसुओं से भर आईं और उसकी आवाज़ कांपने लगी। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैंने उसका हाथ थाम लिया और उसे तसल्ली देने के लिए उसकी उंगलियों को धीरे से दबाते हुए कहा, अरे कुछ नहीं है, ये तो बस छोटी सी चोट है। वैसे भी मैंने उसे सही सलामत नहीं जाने दिया। उसकी हालत इतनी खराब है कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होगा। मैनेजर ने डरते हुए सफाई दी, मैडम, हमने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है और सीसीटीवी फुटेज भी निकाल ली है। चू तियानले ने उस वक्त का फायदा उठाया जब हाउसकीपिंग स्टाफ कमरा साफ कर रहा था और वो चुपके से इस फ्लोर पर आ गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर घुस गया। इस लापरवाही की पूरी जिम्मेदारी हमारा होटल लेता है। सर के इलाज का सारा खर्च होटल ही उठाएगा। वानान का चेहरा इस वक्त बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा और खौफनाक हो चुका था, जो आम दिनों से बिल्कुल अलग था। उसने मैनेजर की तरफ देखा और बेहद कड़क आवाज में कहा, जिम्मेदारी? क्या तुम सच में इस लापरवाही की जिम्मेदारी उठा सकते हो? सबसे पहले इस होटल के सुरक्षा इंतजामों की कड़ाई से जांच करो और जितने भी स्टाफ ने लापरवाही बरती है उन सबको नौकरी से सस्पेंड करो। और दूसरी बात, वो सारी फुटेज और सबूत तुरंत पुलिस के हवाले करो। मैं उस कमीने पर घर में जबरन घुसने और जानबूझकर मारपीट करने का केस करूंगा ताकि वो जेल में ही सड़े। और तीसरी बात, उसे यूनिवर्सिटी ऑफ द साउथ से निकलवाने के लिए सारे पेपर्स तैयार करो। मैं खुद जाके डायरेक्टर को ये सौंपूंगा। पुलिस बहुत जल्दी आ गई। चुटियान लगातार झूठ बोलता रहा कि वो फुआन को जानता है, जबकि मैं वहां बिल्कुल बेबस और बिखरा हुआ खड़ा था। पर तभी फुआन ने सीधे अपने फ़ोन में मौजूद सारे सबूत पुलिस को दिखा दिए। सबूत देखते ही चुटियान की हवा निकल गई और पुलिस उसे अपने साथ ले गई। बाद में डॉक्टर ने मेरी चोट की पट्टी की। ये सब मेरी गलती है। अगर मैं नीचे केक खरीदने न जाता और मेरा फ़ोन स्विच ऑफ ना होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। ये तुम्हारी गलती नहीं है। उस साले का दिमाग ही खराब था। वो खुद मौत ढूंढ रहा था। मैंने फुआन को दिलासा दिया। वैसे तुम मेरे लिए छोटा सा केक लेने गई थी? हाँ, मेरा दिल तुम्हारे लिए पिघल रहा था, फुआन ने मुझसे लिपटते हुए धीमी आवाज में कहा। पर वो केक नीचे गिर गया। मैं चाहती थी कि तुम उसे टेस्ट करो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम अगली बार फिर खरीद लेंगे। इस बार एक नहीं, पूरे 8-10 खरीदेंगे जब तक कि पेट न भर जाए। उस रात फुआन ने मेरा हाथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। वो ठीक से सो भी नहीं पा रही थी। जरा सी आहट पर उसकी नींद खुल जाती। मैं उसे कसकर गले लगा लेता और उसके कान में धीरे से कहता, डरो मत, मैं हूं यहां। अब तुम्हें कोई परेशान नहीं कर पाएगा। उसने नींद में ही हाँ कहा और मुझसे और ज्यादा सट गई। अगली सुबह हम वापस नानशेंग लौट आए। चुटियान के केस का फैसला बहुत जल्द हो गया। घर में अवैध घुसपैठ और मारपीट के पक्के सबूतों की वजह से उसे सजा मिल गई। नंदा यूनिवर्सिटी ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए उसे कॉलेज से सस्पेंड कर दिया। जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो भी गई। आखिरकार उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। बुरों के साथ ऐसा ही होता है। चुटियान का किस्सा खत्म होने के बाद मेरा मन पूरी तरह शांत हो गया। मैं वापस अपने डिज़ाइन कंपटीशन के प्रोजेक्ट में जुट गया। फुआन हर दिन मेरे साथ रहती, चाय पानी देना, फल काट कर लाना सब करती। जब मुझे आइडियाज़ नहीं मिलते तो वो मुझे पार्क ले जाती, नदी किनारे टहलाती और रंगों और कॉम्पोजिशन पर मुझसे बातें करती। उसके साथ होने से मुझे एक अलग ही सुकून मिलता था और मेरे थॉट्स और क्लियर होते जा रहे थे। जब मेरी सासू माँ को पता चला कि मैं कंपटीशन में हिस्सा ले रहा हूं तो उन्होंने खास तौर पर मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि वो मेरे दामाद होने की वजह से कोई फेवरेटिज्म नहीं करेंगी, लेकिन एक प्रोफेशनल के तौर पर मुझे कुछ टिप्स दे सकती हैं। मैंने थोड़ा सोचा और मना कर दिया। मैंने कहा, मम्मी, मैं ये अवार्ड अपने दम पर जीतना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि लोग कहें कि मुझे सोर्स की वजह से ये मिला।
भले ही मैं ना जीतूं, पर मुझे तसल्ली रहेगी कि मैंने अपनी पूरी जान लगा दी। 2 हफ्ते बाद मेरा स्केच आखिरकार तैयार हो गया। कागज पर अपनी कलाकृति को देखकर मेरा दिल गर्व से भर गया। ये लेगसाइड पर फुआन और मेरी एक ड्राइंग थी, जहां उसने मेरा हाथ थाम रखा था और उसकी मुस्कान किसी फूल की तरह खिली हुई थी। हमारे पीछे गहरा नीला आसमान और चमकती हुई झील थी। कलर्स इतने परफेक्ट थे कि ब्रश का हर एक स्ट्रोक फुआन के लिए मेरा प्यार बयां कर रहा था। जब फुआन ने वो ड्राइंग देखी तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने मुझे गले लगा लिया और एक किस करते हुए बोली, ये बहुत खूबसूरत है, तुम पक्का ये अवार्ड जीतोगे। मैंने उसके गाल खींचते हुए कहा, तुम्हारी जबान पर घी शक्कर। स्केच सबमिट करने के बाद इंतजार का एक लंबा दौर शुरू हुआ। मैं रोज उम्मीद और डर के साथ कंपटीशन की वेबसाइट रिफ्रेश करता। फुआन हमेशा मुस्कुराकर मुझे संभालती। और आखिरकार रिजल्ट आ ही गया। मैंने गोल्ड मेडल जीत लिया था। स्क्रीन पर रिजल्ट देखते ही मैं इतना इमोशनल हो गया कि मेरे मुंह से शब्द नहीं निकले। मैंने फुआन को अपनी बाहों में उठाया और हवा में गोल गोल घुमाने लगा। वो खिलखिलाकर हंसने लगी, अपने हाथ मेरे गले में डाल दिए और मेरा पूरा चेहरा चूमा। तभी सासू माँ और ससुर जी का भी फोन आ गया। हैन, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मम्मी को पता था कि तुम ये कर दिखाओगे। गोल्ड मेडल की प्राइज मनी मिलते ही मैंने जो पहला काम किया वो था सीधे ज्वेलर के पास जाकर फुआन के लिए एक सगाई की अंगूठी चुनना। वो कोई बहुत महंगी अंगूठी नहीं थी, लेकिन मैंने उसे बहुत वक्त लेकर दिल से चुना था। उस रिंग के अंदरूनी हिस्से पर सूचेन और फुआन गुदा हुआ था। शाम को जब हम घर पर थे तो मैंने वो अंगूठी निकाली, घुटनों के बल नीचे बैठा और फुआन के सामने हाथ आगे बढ़ा दिया। फुआन, सच कहूं तो जब हमारी जल्दबाजी में शादी हुई थी तब मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया था। न कोई प्रपोजल, न कोई अंगूठी और न ही कोई असली शादी। लेकिन तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स कभी कोई टाइम पास नहीं थी। वक्त के साथ मेरा प्यार तुम्हारे लिए और गहरा होता गया है। इस जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं हो सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वैसी जल्दबाजी वाली नहीं, बल्कि पूरे रीति रिवाज के साथ एक असली शादी। फुआन वहीं खड़ी रह गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए हाँ में सिर हिलाया और रुंधे गले से बोली, हाँ सुचेन, मैं तैयार हूं। मैंने उसके हाथ में अंगूठी पहना दी। अब से इस अंगूठी ने तुम्हें मुझसे बांध दिया है। तुम इस जन्म में मुझसे दूर कभी नहीं भाग सकती। मैं इस जन्म में कभी दूर नहीं जाऊंगी, फुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। अगले कुछ दिन हम शादी की तैयारियों में जुट गए। मौसी फू तो हमसे भी ज्यादा एक्साइटेड थीं। मेरी सासू माँ ने खुद फुआन का वेडिंग गाउन और मेरा सूट डिजाइन किया। वो सफेद रंग का वेडिंग गाउन जिस पर बारीक मोतियों और लेस का काम था, उसमें फुआन बिल्कुल किसी परी जैसी लग रही थी। और मेरे लिए ब्लैक टक्सीडो सूट बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग का था। मेरे ससुर जी ने वेन्यू और मेहमानों की पूरी लिस्ट का जिम्मा संभाला और सब कुछ परफेक्टली अरेंज कर दिया। मेरे दोस्त भी काम में लगे हुए थे। गुयांजो दूल्हे का खास दोस्त यानी बेस्ट मैन बन गया। जान पेंग और जियान निंता यहां वहां दौड़ भाग कर रहे थे। मंतन ने हमारे कमरे को सजाने और शादी की मिठाइयों का इंतजाम देखने की जिम्मेदारी ली। शादी का दिन हमारे ग्रेजुएशन डे वाले दिन ही तय हुआ, नानचेंग यूनिवर्सिटी के कैंपस में। पूरे कैंपस में चारों तरफ दोस्तों की हंसी मजाक गूंज रही थी और उसी दिन मेरी शादी हो रही थी। वेन्यू वही यूनिवर्सिटी कैंपस था जहां मैं और फुआन पहली बार मिले थे, जहां से हमारी कहानी शुरू हुई थी। शादी के दिन मौसम बहुत सुहाना था। हल्की और ठंडी हवा चल रही थी। फुआन ने सासू माँ का डिजाइन किया हुआ वो खूबसूरत गाउन पहना था। वो ससुर जी का हाथ थामे धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ मैं था। उस पल मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया बिल्कुल शांत हो गई है और मेरी नज़रों में भी सिर्फ वही थी। ससुर जी ने फुआन का हाथ मेरे हाथ में थामने के लिए दिया और मेरे कंधे को थपथपाते हुए संजीदगी से कहा, बेटे, मैं अपनी वानान तुम्हें सौंप रहा हूं। अगर तुमने कभी भी उसे तकलीफ देने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। फिर गुयांजो गवाह के तौर पर स्टेज पर आया और स्पीच देने लगा। उसने हमारी क्लास के पहले दिन से लेकर जब मैंने पहली बार फुआन को पत्नी कह दिया था, क्लास बंक करते हुए पकड़े जाने की कहानी और चुटियान वाले किस्से तक की सारी मजेदार बातें सुना दी, जिसे सुनकर सब लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। फुआन शर्माकर मुझसे सट गई। उसकी आंखें हंसते हुए चांद की तरह आधी झुक गई थीं। रिंग एक्सचेंज करने के वक्त फुआन ने मेरे हाथ में मेरी अंगूठी पहनाई और धीरे से फुसफुसाई, सुचेन, प्लीज अब बाकी की पूरी जिंदगी मेरा साथ निभाना। मैंने उसका हाथ कसकर थाम लिया, उसके माथे को चूमा और कहा, फुआन, मेरी बाकी की जिंदगी सिर्फ तुम्हारे नाम है। शादी की रस्मों के बाद हम दोनों शादी के कपड़ों में ही नंदा यूनिवर्सिटी के कैंपस में टहलने निकल गए। सब कुछ पहले जैसा ही था, बस अब मेरे साथ वो इंसान था जिसके साथ मुझे अपनी पूरी जिंदगी बितानी थी। कुछ कॉलेज के दोस्तों ने हमें देखा और मुस्कुराते हुए चिल्लाए,
शादी मुबारक हो। फुआन ने मुस्कुराते हुए उन्हें जवाब दिया। उसने अपना हाथ मेरी बाहों में डाला और अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। हमारे ऊपर धूप की गुनगुनी चमक बिखरी हुई थी जो बेहद खूबसूरत लग रही थी। मैंने सिर झुकाकर उसे देखा और उसके कान में धीरे से कहा, तुम्हें पता है, जब मुझे पता चला था कि मिस चिया ने कॉलेज छोड़ दिया है तो मैं बेहद खुश हुआ था। मुझे लगा था कि अब मुझे फिजिक्स का होमवर्क कभी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन किसे पता था कि जिससे मैंने जल्दबाजी में शादी की वही मेरी फिजिक्स की प्रोफेसर बन जाएगी। उस पल मैंने सोचा कि दुनिया की सबसे अजीब और अनोखी चीज़ें मेरे साथ ही हुई हैं। सुचेन, क्या तुम्हें ये सब अब भी अजीब लगता है? फुआन ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने उसके गालों को थपथपाया, अपना सिर झुकाया और उसके होठों को चूम लिया। फिर पूरी संजीदगी से मैंने कहा, नहीं, बिल्कुल भी अजीब नहीं है। ये मेरी जिंदगी की सबसे खुशनसीब मुलाकात है। इतने सारे मोड़ों से गुजरने के बाद मेरी किस्मत का कनेक्शन पहले से ही तुम्हारे साथ तय था। एक अचानक हुई जल्दबाजी की शादी के सरप्राइज से लेकर टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते के उस मज़ेदार मोड़ तक, और फिर हमारे इस गहरे अटूट प्यार के सफ़र तक। फुआन और मेरी ये कहानी शुरू तो एक इत्तेफाक से हुई थी, लेकिन इसका अंत बाकी की पूरी जिंदगी के लिए एक बेहद गहरे प्यार में बदल गया। अब चाहे बदलते मौसम हो, धूप हो या छांव, मैं उसका हाथ थामे हमेशा आगे बढ़ता रहूंगा और हम कभी जुदा नहीं होंगे। बीते दिनों की वो छोटी मोटी नोक-झोंक, वो हंसी मजाक और अजीब से लगने वाले पल अब हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और कीमती यादें बन चुके हैं, जिन्हें हम दिल के किसी कोने में संजोकर रखेंगे ताकि ये यादें जिंदगी भर हमारे दिलों में प्यार की गर्माहट बनाए रखें। तो मेरे प्रिय दोस्तों, इस प्यारे से जोड़े के साथ हमारी ये खूबसूरत प्रेम कहानी यहीं समाप्त होती है। अब अगली मज़ेदार कहानी के लिए अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा।